हम मधुरम की कथा शुरू करें उससे पहले मैं अपने काम का और ये स्टोरियम जो मीडियम है इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक नरेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगले 2-2.5 घंटे तक साथ में जो करने जा रहे हैं उसका रस ज़्यादा आएगा। तो मैं अपने व्यवसाय के शुरुआती सालों में 2000 से लेकर 2012 तक मैं एक्चुअली एक एग्जीबिशन और म्यूज़ियम डिज़ाइनर रहा हूँ। लेकिन 2012 से मैं एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट की तरह भी काम करता रहा हूँ और एक इंस्टॉलेशन मेकर की तरह काम करता रहा हूँ। मुझे हाथ से चीज़ें बनाने में बहुत आनंद आता है, तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह के मटेरियल्स के साथ। और मेरा एक छोटा-सा स्टूडियो है दिल्ली में, जो एक मटेरियल आर्काइव की तरह इवॉल्व हुआ है, एक फॉर्मल मटेरियल लाइब्रेरी की तरह इवॉल्व हुआ है। गोबर से लेकर हीरे तक मैं सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उसे खरीद सकूँ या उसको कहीं से ला सकूँ तो। और फिर उसको बड़े तवज्जो से, बड़ी शिद्दत से वी आर्काइव इट, वी डॉक्यूमेंट इट, वी कोलेट इट, वी प्रिजर्व इट। मेरा एक बहुत फोकस्ड काम एक इंक्वायरी है, एक इनफॉर्मल इंक्वायरी, हाथों के हमारे जीवन में क्या भूमिका है उसको लेकर। उस पे मेरा पिछले 10, 12, 15 साल का एक बहुत गहरा अध्ययन रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हाथ कुछ बनाने का साधन नहीं है। हाथ जीवन को अभिव्यक्त करने का साधन है, वो कर्मेंद्रियों में आते हैं, तो उनके उपयोग के बिना जीवन अपूर्ण हो जाता है। Without the use of hand, life experiences a certain kind of incompletion. इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि बहुत सारे, खासकर शहरी संदर्भ में रहने वाले लोग जिनके हाथ बहुत कम चलते हैं मारामारी के अलावा, जब वो हॉबी क्लासेस में जाते हैं, और ये गणपति वंदना परिवार का अनुभव तो रहा ही होगा, आप जब हाथ से काम करने लगते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपकी बात करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव रहा है। और ये विज्ञान है, इसका कोई भारतीयता से लेना देना नहीं है। मनुष्य जीवन 5 इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, बेसिकली 5 चैनल्स ऑफ इनपुट एंड 5 चैनल्स ऑफ आउटपुट, उनके द्वारा, उनके यूज के द्वारा ही एक सेंस ऑफ बैलेंस अचीव करता है। और ये खाली भारत में नहीं है, पिछले 300-400 सालों से मनुष्य हाथों की भूमिका को जीवन में बहुत अलग तरीके से देखता आया है, और वो धीरे धीरे कम होती है। तो मेरा उस पर एक गहरा अध्ययन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को एक काम, कम से कम कुछ भी हो, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे वो कागज़ काटना हो, वो आजीवन भर हाथ से करते रहना चाहिए। मेरा सौभाग्य था कि 2015 में मुझे हाथ कताई करना मेरे गुरु ने सिखाया, और फिर मैं तब से वो कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। पिछले 6-7 सालों से तो मैं जो लोग सीखना चाहते हैं उनकी यात्रा में भी सहयोग करता हूँ। लेकिन पिछले 12-13 सालों से मेरा ज़्यादातर काम डिज़ाइन प्रैक्टिस में ना होकर शिक्षा और नॉलेज एग्रीगेशन के क्षेत्र में रहा है। लोग उसे फॉर्मली रिसर्च भी बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि वो ज्ञान तो ऑलरेडी है, उसको सिर्फ इकट्ठा करने का काम है, और रीआर्टिकुलेशन करना ज़रूरी है। उसका शब्दीकरण एक देश काल में, in one time and space it has been articulated in a certain way, it has to be reinterpreted and rearticulated. So वो मेरा बहुत बड़ा काम रहा है पिछले 12 सालों का। मैं फॉर्मली जो षट दर्शन फिलॉसफी है भारत की, उसमें से 2 फिलॉसफी, योग और वेदांत फिलॉसफी का फॉर्मल स्टूडेंट भी हूँ, और मेरी पढ़ाई शिवानंद आश्रम में हुई है, और इस आपको मेरी नरेशन में उसकी बहुत सारी झलक दिखेगी। और पिछले 20 सालों में मेरी एक इनफॉर्मल इंक्वायरी रही है, एक इनफॉर्मल रिसर्च रही है, जिसे मैं परिभाषा, पद्धति और सिद्धांत बोलता हूँ। मैं भारतीय पारंपरिक जीवन शैली, खासकर उसके मटेरियल कल्चर को देखकर 3 चीज़ें इकट्ठी करता हूँ: परिभाषा, डेफिनेशंस, पद्धति, किसी चीज़ को करने की पद्धति, और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि भारतीय संस्कृति में पद्धतियाँ बहुत महत्वशाली हैं। मैं आपको किस तरह से परिभाषित करता हूँ, द वे आई डिफाइन यू विल डिफाइन द वे आर टुगेदरनेस विल अनफोल्ड फ्रॉम हियर ऑन। आप मेरे मित्र हैं या शत्रु, उससे ये तय होगा कि हमारी आगे की यात्रा साथ कैसी होगी। तो वो सिर्फ व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता है, वो वस्तुओं के लिए भी लागू होता है। एक कुछ उदाहरण देता हूँ। संस्कृत में यूज करना होता है ना, इंग्लिश में यूज बोलते हैं ना, यूज दिस पेन टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इंटरेस्टिंगली संस्कृत में यूज के लिए कोई शब्द ही नहीं है।
आप कुछ सोच सकते हैं? आपको सबसे नजदीकी शब्द क्या जहन में आता है? उपयोग, है ना, उपयोग। हाँ, एक्सपेरिमेंट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रयोग। किसी के साथ देने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सहयोग। इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? उद्योग। उद्योग। टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? प्रौद्योग। हाँ, कोई एक अच्छा कोइंसिडेंस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संयोग। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सारे योग के रूप हैं। हाँ, तो समय जब मेरी इच्छा के साथ योग करता है उसे संयोग बोलते हैं। उद्योग, महाभारत का 18वां जो चैप्टर है वो उद्योग पर्व कहलाता है। एक्चुअली उद्योग का मतलब इंडस्ट्री नहीं है, जितनी मेरी समझ है उद्योग का मतलब है एक साथ मिलकर समभावी होकर ऊपर उठना, तो वो उद्योग है। सहयोग देना भी वैसा ही है। ठीक उसी प्रकार से जिसे हम मल बोलते हैं, एक्सक्रीटा, फीकल मैटर, उसको संस्कृत में विष्ठा बोलते हैं। हाँ, तो विष्ठा में वी धातु है, वो विशेष स्पेशल को कोनोट करता है। एंड वी उपसर्ग है और स्थ धातु है, तो स्थ धातु स्थित, स्टेबल होने को कोनोट करता है। तो मूर्ति विस्थापित करना, स्थान, हाँ, प्लेस इज कॉल्ड अ स्थान। तो एनीथिंग दैट इज स्टेबल, तो वो जो मल है एक्चुअली वो एक विशेष प्रक्रिया से गुजरकर स्थित हो जाता है, इसीलिए उसे विष्ठा बोलते हैं। तो भाषा के माध्यम से, हमारे लोक समाज में जो शब्द प्रचलित हैं उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानने समझने को मिला, तो वो मेरा एक बहुत गहरा इंटरेस्ट है। पद्धतियाँ बहुत महत्वशाली हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पद्धति रस की जननी है। अगर पद्धति सही है तो रस स्वयं अभिव्यक्त हो जाएगा। जैसे तड़का है, बघारते हैं ना खाने को, यू सॉटे, नो प्रोसेस, पद्धति इज प्रोसेस। हाँ, तो जैसे बघारते हैं खाने को, तो उसमें अगर जीरा राई डालने से पहले टमाटर प्याज डाल दें तो क्या हो जाएगा, है ना। तो पद्धति बदलने से खाने का स्वाद बदल जाता है और उसकी तासीर भी बदल जाती है। तो ये हर चीज में लागू है, चाहे वो मूर्ति बनाने की कला हो, चाहे वो बात करने की कला हो। और भारत में हर चीज की पद्धति है, जितना मुझे समझ में आया। हमारे यहाँ सुनने की पद्धति है, प्रश्न पूछने की भी पद्धति है कि कब प्रश्न पूछना है और कैसे प्रश्न पूछना है, साथ बैठने की पद्धति है। तो इस पूरे नरेशन में हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था कि हम आमने सामने ना बैठें, हम आसपास बैठें। हाँ, मैं यहाँ भी बैठ सकता था, पर मेरे यहाँ बैठते ही वो रिलेशनशिप बदल जाता, चाहे हम उसको कॉन्शियसली देखते या नहीं देखते। और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। तो परिभाषा, पद्धति और सिद्धांत, पर ये जो सारे क्षेत्रों में मेरा काम है वो एक रूप में आके सम्मिलित होता है, जिसे मैं स्टोरियम बोलता हूँ। तो स्टोरियम एक कॉइंड वर्ड है, वो स्टोरी और म्यूजियम से मैंने उसको इजाद किया है। पर इन ए सेंस अ स्टोरियम इज एसेंशियली a interactive immersive theatrical experience which uses a mini traveling museum and it to narrate the story of a certain subject matter, and it is augmented by my storytelling of my personal experiences with that matter. मुझे करीब 15 साल हो गए, मैं लिखता पढ़ता नहीं हूँ, मैंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं शास्त्रीय ग्रंथ भी नहीं पढ़ता अब तो, लेकिन मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ और मैं वस्तुओं के साथ सहवास करने की कोशिश करता हूँ। तो तकरीबन जितनी भी कहानियां हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर भी करूंगा, वो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आई थिंक आप में से काफ़ी लोग तो मीठे से डरते भी होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं मैं एक महीने में कितना मीठा खाता होऊंगा? खाली स्वीटनर्स, मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ, तो चीनी, गुड़, ये सब, कुछ अंदाज़ा? 4 किलो के करीब। हाँ, तो वो कहाँ जाता है? तो और ये जो कहानियों का मैं इजाद करता हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ की जानकारी इकट्ठी करके कोई कहानी नहीं सुनाता। मेरी कोशिश ये रहती है, मैं आमतौर पे एक धातु के साथ करीब 1.5 साल बिताता हूँ और उसके बाद वो कहानियाँ स्वयं आ जाती हैं। और मैं ये फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि लोग सामने से आके उसकी कोई कहानी सुना के जाते हैं। तो एक वो बात है। और तो अभी जैसे मैं पिछले कुछ सालों से दातुन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे करीब 1.5-2 साल हो गया। मैंने सुबह तो मंजन भी करना छोड़ दिया, मैं दातुन ही करता हूँ और तरह तरह की दातुन करता हूँ। और फिर वो उस प्रक्रिया से कुछ कहानियाँ निकल के आती हैं, क्योंकि सहवास ही एक माध्यम है ज्ञान को धारण करने का। मैं आपके साथ रहने लगूं तो 2-3 महीने में सहज ही आप बोलने लगेंगे कि बहुत बात करता है, तौलिया वहाँ फेंक देता है, कुछ ये करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। उसके लिए आपको मेरे बारे में ना किताब पढ़नी पड़ेगी,
ना ही आपको किसी और से जानना पड़ेगा, और वो अनुभूति आपकी व्यक्तिगत होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय विद्या प्रणाली ने ये व्यक्तिगत अनुभूतियों के बहुत सारे मार्ग हमारे लिए अपने सिद्धांतों के द्वारा खोल के रखे थे। तो ये स्टोरियम एक वार्ता भी नहीं है, एक संवाद भी नहीं है, वो एक अनुभूति है जो हमारे आसपास तत्वों और धातुओं के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको बनाने और उसको और गहरा करने की एक छोटी सी कोशिश करता है इंद्रिय अनुभूतियों के माध्यम से। आई नरेट इट फॉर यू। इट इज एसेंशियली एन एक्सपीरियंस which is trying to initiate and deepen our relationship with the material world around us by engaging with it sensorially. तो इस स्टोरियम एक्सपीरियंस के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बिकॉज इस पूरे अगले 2-2.5 घंटे में हम कुछ चीज़ें खाएंगे, कुछ देखेंगे। हाँ, तो एक्चुअली इसका जो सीड थॉट है वो मेरे म्यूजियम डिज़ाइन प्रैक्टिस के दौरान आई थिंक जर्मिनेट हुआ, क्योंकि 2009-2010 में जब मैं म्यूज़ियम डिज़ाइन करता था तो मुझे ये समझ में आया कि सारे म्यूज़ियम्स, चाहे वो किसी वस्तु से जुड़े हों, चाहे किसी कहानी से जुड़े हों, वो एक्चुअली कॉमनली एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। एंड इन दैट प्रोसेस, इसीलिए क्लासिकल डिज़ाइन में म्यूज़ियम डिज़ाइन कम्युनिकेशन डिज़ाइन में पढ़ाया जाता है, स्पेस डिज़ाइन में नहीं पढ़ाया जाता। तो हर म्यूजियम कुछ कहना चाहता है और उसकी ये इच्छा रहती है कि वो जो कह रहा है सुनने वाले, महसूस करने वाले, धारण करने वाले के जहन में लंबे समय तक रह जाए। सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ मेमोरी। वो एक स्मृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने अपनी तरफ सारे म्यूजियम्स को देखा तो मुझे समझ में आया कि तकरीबन सारे म्यूजियम्स जो स्मृति बनाने का विज्ञान है उसको ही वॉयलेट कर रहे हैं। द वेरी साइंस ऑफ मेमोरी क्रिएशन वाज बीइंग वॉयलेटेड फ्रॉम बाय देम, बिकॉज टिपिकली वो क्या करते हैं, पहले एक वस्तु को उसके संदर्भ से निकालते हैं, फिर ना उसे छूने देते हैं, सूंघने देते हैं, खाने देते हैं, महसूस करने देते हैं, सूंघने देते हैं, उसे एक डब्बे में रखते हैं। फिर ये जो सारा अभाव हुआ, उस अभाव की पूर्ति के लिए उसके बाजू में ग्राफिक पैनल और टेक्स्ट लगाते हैं। तो धीरे 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 हम पूरा समाज दुनिया को टेक्स्ट और विजुअल की तरह अनुभव कर रहा है। आज के समय में तो ये बहुत हो रहा है ना, हमारी अनुभूतियां अब चित्रों और लेखन से जुड़ गई हैं, और वो अनुभूति शायद है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली ये भ्रम, इससे भ्रम होता है। आम जब तक खाएंगे नहीं, आम की अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक आम के बारे में हम जितनी भी जानकारी ले लें वो हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। तो संस्कृत में एक सूत्र है, अनुभूति प्रथमम पश्चात ज्ञानम, अनुभूति प्रथमम पश्चात ज्ञानम, तदा विद्या अस्मासु सरलतया स्थिरा भवति। उसका मतलब है दैट इफ एक्सपीरियंस प्रीसीड्स, आई वुड यूज द वर्ड नॉलेज इन दिस केस, और इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज सेटल्स इन आवर बीइंग विद ग्रेट ईज। मॉडर्न एजुकेशन का ये बहुत बड़ा क्रिटिक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर शिप, वाई फॉर याट, है ना। तो इमेजिनेशन प्रीसीड्स एक्सपीरियंस। हम में से शायद किसी ने भी यॉट नहीं देखी, आज तक भी नहीं देखी, है ना, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ एक संबंध बना है। तो संस्कृत में एक और कॉन्सेप्ट है प्रथमम अनुभूति का। मैं आपसे पहली बार मिलूं और आप मुझे थप्पड़ मारें तो उसके आगे के जितने भी हमारे संवाद होंगे वो उस थप्पड़ की स्मृति में होंगे, बहुत लंबा समय लगेगा उसे भूलने का, है ना। तो ये प्रथमम अनुभूति बड़ी अनिवार्य है। तो अगर वो सही होगी तो अच्छी जर्नी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो हम, खासकर वो लोग जो स्कूलों में पढ़े हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आप आम का चित्र बनाएं, ड्रॉ मैंगो, व्हाट विल यू ड्रॉ? यू विल ड्रॉ दिस, राइट? ये बनाएंगे आप? हाँ, ये बनाएंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी बनाएंगे, है ना, ये भी बनाएंगे, है ना। मजे की बात यह है कि प्रकृति में कोई भी आम ऐसा दिखता ही नहीं है। हाँ, आम के सिर पे पत्ते होते ही नहीं है। आम ऐसा होता है, पत्तों के झुंड से एक बेल लटकी होती है और वहां से आम लटका होता है ना। हम सब ने ये अनुभव भी किया है, लेकिन वो प्रथमम अनुभूति के कारण अब आम ऐसा ही बनता है ना। और सारे आम ऐसे होते हैं क्या? हाँ, ये तो हापुस की शेप है, कुछ आम ऐसे भी होते हैं, कुछ आम ऐसे भी होते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, और ये ग्रामीण संदर्भ में जो लोग स्कूल में नहीं गए हैं ना, हमारे एक मित्र हैं केबी जिनन, वो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ पिछले 40 सालों से, खासकर वहाँ सीखते कैसे हैं, वहाँ एक्चुअली कोई किसी को सिखा नहीं सकता, विद्या प्रकृति का नियम है, वो सहज ही उत्पन्न हो जाती है।
तो उनका हमेशा कहना है दैट द लिटरेट्स लर्न द वर्ड एंड द इलिटरेट्स लर्न द वर्ल्ड। ये अंतर है। तो एक और उदाहरण देता हूं कि अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, अब सब चुप हो गए। मन में तो सबने बोला हाँ, ब्लू है ना। हाँ, तो लेकिन आप खासकर ट्राइबल जो भी जिसको भी, और ये आधुनिक व्यवस्था का कोई क्रिटिक नहीं है, उसके साथ द्वेष नहीं है, ये उसका लक्षण है। आप ट्राइबल कम्युनिटीज में जाएं जो इससे जुड़े नहीं हैं, वो बच्चा आपको जवाब नहीं देगा। वो आपसे पूछेगा किस समय की बात कर रहे हो, सबसे पहला सवाल वो ये पूछेगा, क्योंकि उसकी जो धारणाएं हैं और उस धारणाओं से जो सोच उत्पन्न होती है और उस सोच से जो अभिव्यक्ति होती है वो अनुभूति में स्थित है, वो ज्ञान में स्थित नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुभूतियां हमारे जीवन में चीज़ों के साथ संबंधों की शुरुआत करें। पर इसकी शुरुआत का एक बड़ा कारण मेरी अपनी अज्ञानता भी है। मैं भी आपकी तरह शहर में पला बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं भी आपकी तरह अनभिज्ञ था। मैं जब 17 साल की उम्र में गुजरात आया पढ़ने के लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अहमदाबाद गुजरात में है। मुझे लगता था कि सिंध एमपी में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और इलाहाबाद के पास ही अहमदाबाद है। तो इतना अनभिज्ञ हैं हम। तो और अभी हमारे मित्र हैं आशीष, उनके यहाँ जीविका आश्रम में मैं कभी कभी जाता हूँ ना, तो एक बार एक बच्चे के साथ मैं 15 मिनट तक चल रहा था। वो 15 मिनट के अंदर उसने मुझे कम से कम 30-40 पेड़ों के नाम बता दिए होंगे, उनके साथ क्या किया जाता है वो बता दिया होगा, और मुश्किल से 8-10 साल का बच्चा था। ऐसी जब अनुभूति होती है ना, तब आपको पता चलता है कि आप कितने अज्ञानी हैं, क्योंकि आपका कोई संबंध ही नहीं है। मैंने उसके बाद घर जाके मैपिंग किया तो मुझे 4-5 पेड़ ही पता थे, और वो भी नाम भी टूटे फूटे ही पता थे। अब मुझे होंगे करीब 100 पेड़ों के नाम पता, पर मुझे करीब 10-12 साल लग गए वो करते करते, जो बचपन में हो जाना चाहिए था। तो क्योंकि मेरा रिश्ता ही नहीं बना, अगर मेरा रिश्ता ही नहीं बना आपके साथ, तो फिर यात्रा क्या करूंगा। तो अनुभूति एक माध्यम है वो रिश्ता बनाने का, जिससे यात्रा, जीवन का सार है आनंद। गुजरातियों को ये समझाना नहीं पड़ता, हाँ, मजा आवाज हुई है ना। तो मजा का जो सार है, उसका जो आधार है वो अनुभूति है। तो स्टोरियम एक माध्यम है उस डेफिसिट को कंपनसेट करने का। एक्चुअली ये कथा नहीं है, ये मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मैं ये सब इकट्ठा करता हूँ ताकि जो वो मेरे जीवन में अभाव रहा है चीज़ों के साथ रिश्तों का, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो जाए, वो रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाए। और उस यात्रा में जो रस आया है वो रस बांटने का प्रयास है ये स्टोरी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ऐसा भी मानना है कि हर वस्तु, हर अस्तित्व एक पूरा ब्रह्मांड बनाता है ऑफ एसोसिएशंस अराउंड इट। हाँ, तो जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे का कुछ कला के साथ संबंध है, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ संबंध है, कुछ साइंस के साथ संबंध है, कुछ पॉलिटिक्स के साथ संबंध है, कुछ एस्ट्रोलॉजी के साथ संबंध है, कुछ ईश्वर के साथ संबंध है। और ये संबंधों को मैप करने का सबसे अच्छा जरिया है कहानियां। और खासकर जब इंद्रिय अनुभूति और कहानी साथ में आती है तो वो हमारे अंदर स्मृति को जागृत करती है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसकी, ये वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। मीठे का सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो लेना देना है ही है, भले ही आपको पसंद ना हो, है ना। लेकिन अक्सर हमारी नजर उन पहलुओं पे जाती नहीं है। पर जब मैं अपनी शर्ट का एक बटन लगाता हूं और उसमें एम्ब्रॉयडरी करता हूं, तब आपको ध्यान में आता है कि मेरी नानी भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी करती थी, है ना। लेकिन अगर वो है ही नहीं, मैं ही नहीं हूं, वो एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो नानी की याद कम आती है। तो दादा नानी और हमारी संस्कृति की जो स्मृति अभी भी हम में है, हम इतना भी नहीं अनभिज्ञ हो गए हैं कि कुछ बचाया नहीं जा सकता, उस स्मृति के जागरण का एक जरिया है ये स्टोरी। तो बस इतना ही कहूँगा। दीप प्रज्वलित करने से पहले सम डूज एंड डोंट्स। हम इस सेशन के दौरान एक्चुअली हमने एक फॉर्मल सिस्टम बनाया था, अभी वो थोड़ा इनफॉर्मल हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम सब मिलके एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक टू वे कॉन्वर्सेशन है, ये एक संवाद है। मैं इसे गाइड करूँगा, फैसिलिटेट करूँगा, पर मेरा एक्चुअली इस नरेशन में एक स्वार्थ है। मुझे लगता है कि जब मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और लोगों को इंद्रिय अनुभूति देता हूँ तो उनकी भी कहानी निकल के आती है। एंड एक्चुअली मैंने बहुत सारी कहानियाँ ऐसे ही इकट्ठी की हैं। गाँव में किसी के पास जाके 4 चीज़ें खोल दी तो 10 कहानियाँ सामने से निकल के आती हैं। तो इस नरेशन में एक ये अच्छा स्कोप रहेगा कि हम एक दूसरे की कहानी भी सुन पाएँ। मैं इस पूरे नरेशन को गाइड करूँगा और उस नरेशन के शुरुआत में हमारे वॉलंटियर्स
मामसी थोड़ा बटुक को हेल्प करना। हम आपको एक ये छोटी सी प्लेट और एक ये एनवलप देंगे। इनिशियली हमने एक सिस्टम बनाया था प्राइमरी ऑडियंस का, कुछ 30 लोगों का, 40 लोगों तक का हमारे पास सामान है। तो व्हाट वी विल डू इज, जो लोग बच्चे हैं, वैसे भी ये एडल्ट्स के लिए शो है, हाँ बच्चों के लिए तो सिर्फ खाने वाने की नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो जो लोग पेरेंट्स के साथ हैं उनके लिए एक सेट हो जाएगा, है ना, वो आप शेयर कर लीजिएगा। जो लोग ऊपर बैठे हैं साथ वाले, उन्हें थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी नीचे रखना पड़ेगा या गोद में रखना पड़ेगा। हाँ, तो एक एक सबको दे दीजिए। आप अभी इसे खोलिएगा मत, मैं इसके अंदर क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी सरप्राइज है। हाँ, तो आप सब लोगों के पास एक ये पैकेट और एक प्लेट है। इस पैकेट के अंदर, अभी आप खोलिएगा मत, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पैकेट के अंदर एक टिश्यू पेपर है, उसको ध्यान से उठाइएगा, क्योंकि उस टिश्यू पेपर के अंदर 2 बॉटल्स भी हैं। हाँ, उस बॉटल के अंदर कुछ है, उसको अभी ना खाइएगा, ना पिएगा और ना ही फेंकिएगा। उसको आप संभाल के प्लेट में रख लीजिएगा। टिश्यू पेपर हाथ साफ करने पोंछने के लिए है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्वीट सब्सटेंसेस माइट बी स्टिकी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अंदर 4 छोटे स्टिक्स भी हैं, बिकॉज कुछ चीजें हम इससे लेकर टेस्ट करेंगे। तो टेस्टर स्टिक्स हैं और एक छोटा पैकेट है, आप उसको अनफोल्ड करेंगे, ये ऐसे खोलेंगे और यहाँ हाथ डालेंगे, तो इसके अंदर सॉल्ट है। बिकॉज हम करीब 6-7 चीज़ें टेस्ट करेंगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, और अलग अलग जो टेस्ट हैं उनका डिस्टिंक्शन लेने के लिए अगर कभी आपको लगे कि आपको नमक खाकर फिर दूसरी चीज़ चखनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग हाथ धोने के लिए भी करते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और वो प्लेट में आप ये सब सामान रख सकते हैं। तो हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति की स्थापना से होती है, उनकी वंदना से होती है, और क्योंकि ये कहानी खाने के साथ बहुत गहराई से जुड़ी है, तो हमें लगा कि हम गणपति के उस रूप की स्थापना करें जो स्वयं एक लड्डू के समान है। तो ये गणपति की जो प्रतिमा है वो मोदक गणेश है या लड्डू गणेश है, और हम उनकी आराधना करके दीप प्रज्वलित करेंगे, और हम उनको जसवंत के फूल और दुर्वा घास भी अर्पण करेंगे। आप कर सकते हैं। इक्षुसागरमध्यस्थं स्वर्णवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं वन्दे सिद्धिविनायकम् इक्षुसागरसम्भूतं नागयज्ञोपवीतिनं विघ्नराजं महादेवं ध्यात्वा सर्वार्थसिद्धिदम्। थैंक यू, वी आर ब्लेस्ड बाय योर रेसिटेशन। दरअसल मनुष्यों को बहुत अति विशाल और अति सूक्ष्म चीज़ों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमंस डोंट नीड थिंग्स विच आर वेरी माइक्रो एंड वेरी लार्ज। आई डोंट नीड अ शर्ट विच इज़ वेरी ह्यूज, आई डोंट नीड अ शर्ट विच इज़ दिस स्मॉल। बड़े बड़े भवनों की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिंस ह्यूमंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, दे हैव बीन मेकिंग थिंग्स विच आर वेरी लार्ज एंड विच आर वेरी टाइनी। और छोटी चीज का ये गुण होता है कि वो हमारी चेतना को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हाँ, इस छोटे मूषक को हाथ में पकड़ने के कारण आपका ध्यान इस पे चला ही जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते। हाँ, आधे एक मिनट के बाद फिर कहीं और चला जाएगा, वो तो मन का स्वभाव है, पर वो हमारी चेतना को केंद्रित कर सकता है। तो उस पर कभी बात करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है, तो करें शुरुआत, सम स्वीट टॉक्स। हाँ हाँ हाँ, तो गणपति का रूप हाथी से आया है, और हाथी घास खाता है, इसलिए गणपति को हम दुर्वा अर्पण करते हैं, उन्हें अति प्रिय है वो। और ये छोटी सी हरी मुलायम सी दिखने वाली नाजुक नाजुक घास पे चलने की यादें तो हम सबको होंगी। All of us have a memory of at least experiencing the grass beneath our feet. लेकिन उससे हटकर उस घास की हमारे जीवन में कोई भूमिका है या नहीं, उस पर आमतौर पे हमारी नज़र जाती नहीं है। तो स्टीफन हैरिस नाम के एक प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ही इज रिटन अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड ग्रासेस,
वो इतनी मोटी किताब है सिर्फ ग्रासेस के ऊपर। और घास का मनुष्यों के साथ क्या संबंध रहा है, कैसे मनुष्यों ने घास को प्रभावित किया है, हाउ ग्रासेस हैव इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ, इट इज एसेंशियली अ कंपेंडियम ऑफ दैट। तो वो एक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, ही डिस्क्राइब्स इट वेरी ब्यूटिफुली। ही सेज कि जीवन एक नाटक के समान है, लाइफ इज लाइक अ प्ले, और मनुष्य अपने जीवन का नाटक घास के रंगमंच पे खेलता है। क्योंकि हमारे खाने, बैठने, सोने, जागने, उठने, घूमने फिरने से लेकर कहीं ना कहीं घास की हमारे जीवन में कोई ना कोई भूमिका अवश्य है, बस देखने की देर है। और जब भोजन की बात आती है तो मोर देन 50% ऑफ द फूड ईटन इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट 4 स्वीट ग्रासेस, धान, राइस, व्हीट, मकई एंड शुगर केन। और बात मीठे की हो रही है और भारत में गन्ने की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 अलग अलग रूप बनाए जाते हैं एक साधारण से दिखने वाले गन्ने से। तो उससे पहले कि मैं उन 7 रूपों की बात करूं, अनुभूति प्रथमम पश्चात ज्ञानम, तो कुछ चखते हैं। तो मैं ये पास करता हूं, आप लोगों के पास वो स्टीरर स्टिक्स तो हैं? हाँ, एक स्टिक निकाल लीजिए। इसे खाना नहीं है, इसे चाटना है। हाँ, और चाट के खाना है। खाने की भी बहुत सारी पद्धतियां हैं, चाटना, काटना, चबाना, चूसना। कुछ चीजें चूस के खाई जाती हैं, कुछ चीजें चाट के खाई जाती हैं। जो चाट के खाई जाती हैं वो चटनी कहलाती हैं, है ना। तो इसको थोड़ा डिप करिएगा और फिर थोड़ा मुंह में घोल के उसके स्वाद की अनुभूति कीजिए। जस्ट पास इट ऑन, हैव इट एंड पास इट ऑन। और थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो वो गिरेगा, थोड़ा कम, हाँ, उसमें स्मीयर कर दो। नाइस। थोड़ा घोल घोल के खाना चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा, हाँ, बस। हाँ, उसमें रख लीजिए, प्लेट में रख लीजिए, स्टिक को प्लेट में रख लीजिए। ठीक है, तो जब तक लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो ये गन्ना है, शेरडी, गुजराती में शेरडी। गन्ने से गन्ने का रस निकलता है, वो तो हम मेरे ख्याल से सब लोग परिचित हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद शुगर केन जूस। फिर उस गन्ने के रस को उबालकर उसमें कुछ पौधे की लेस, सो देयर इज एक, जैसे हाँ, भिंडी का एक पौधा है, सकुलाई करके एक और पौधा होता है, ऐसे 2-3 पौधे हैं। बेसिकली एक पौधे को क्रश करके उस गरम गन्ने के रस में डाल दिया जाता है, उससे उसकी सफाई होती है, और वो धीरे 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 जब गर्म होता है तो वो एक हनी लाइक कंसिस्टेंसी ले लेता है, एक लिक्विड बनता है। जो आपने चखा वो ये लिक्विड है। उसको उत्तर भारत में राब, महाराष्ट्र में काकवी भी बोलते हैं, गुजरात में भी शायद कुछ नाम होगा इसका, काकवी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, सो इन तेलुगु इट्स पाकम, या हाँ, इट्स नॉट जैगरी, इट्स पाकम। पाकम, मोलासेस अलग है। हाँ, मोलासेस शुगर केन का जो जूस का एक कंपोनेंट है, और फिर जब उसकी एक्सट्रैक्शन अलग अलग फॉर्म में होती है तो मोलासेस बाहर हो जाता है, रखा जाता है, दोबारा डाला जाता है, वैसा सब रहता है। पर ये गन्ने के रस को गर्म कर कर उसमें सकुलाई का पौधा या भिंडी का पौधा, उसकी लेस डालकर उसको जब बार बार उसकी सफाई की जाती है तो थोड़े समय में वो एक हनी लाइक कंसिस्टेंसी ले लेता है, उसे हम राब बोलते हैं। आयुर्वेद में ये बहुत बड़ी औषधि माना गया है, इसको पेट की सफाई, पेट के बीमारियों के लिए बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। तो राब हो गया, गन्ना, गन्ने से रस, गन्ने के रस से राब और काकवी। लेकिन फिर उसी राब को और गर्म करते हैं, धीरे 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 वो घट होने लगता है, पेस्ट जैसा हो जाता है। इट स्टिल डजंट सॉलिडिफाई, एंड देन दे टेक दैट पेस्ट, उसको एक लोहे के पात्र में लेकर लोहे के चम्मच को काफी देर तक चलाया जाता है।
The larger objective is to aerate every molecule of that semi solid mass. उससे जो एक solid form बनता है उसको आप और हम गुड़ के नाम से जानते हैं। हाँ, गुड़ से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन इसी राब को अगर मैं सॉलिडिफाई ना करूं और इसी राब को गर्म होते समय मैं इसमें कुछ ऐसा डाल दूं जिससे ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, जैसे दूध फटता है ना, पनीर बनता है, वैसे ही इसमें एक सज्जी खार जैसी मिट्टी डाली जाती है तो ये फट जाता है। फट के फिर उसको सुखा के अगर पाउडर बनाएं तो एक पाउडरी फॉर्म बनता है जिसको उत्तर भारत में शक्कर बोलते हैं। आजकल कॉमनली लोग इसको जैगरी शुगर भी बोलने लगे हैं, लेकिन टेक्निकली वो जैगरी बनाने के बाद, गुड़ बनाने के बाद उसको पीस के बनाया गया पाउडर नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सब चिपक जाएगा। उसका प्रोसेस ही अलग है, पद्धति अलग है, पद्धति प्रोसेस से जो फॉर्म आया वो अलग है, एंड देयरबाय बाय द वर्च्यू ऑफ दैट बोथ टेस्ट एंड द नेचर एंड व्हाट इट डज टू द बॉडी इज डिफरेंट। मैं वो आई विल टेक यू थ्रू दैट। लेकिन फिर उसी राब को गरम ना कर एक मशीन होती है क्रिस्टलाइजर के नाम से, उसमें दो ड्रम्स होते हैं, एक बाहर का ड्रम, एक अंदर का ड्रम, और ये अंदर के ड्रम में एक सेंटर में एक रॉड लगी होती है जिससे कंटिन्यूसली एक ठंडे पानी की धार गिरती रहती है, और ये अंदर के ड्रम में बहुत सारे छेद होते हैं। तो इसमें राब को डाल देते हैं और ये मशीन बहुत तेजी से घूमती है। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, 2500 आरपीएम पे घूमती है। उस स्पीड पे जब वो घूमती है तो सारा मोलासेस जो आप बोल रहे थे वो बाहर निकल जाता है, और अंदर जो ड्रम है उसमें क्रिस्टल्स चिपके रह जाते हैं। वो जो क्रिस्टल फॉर्म है उसको हम सब शुगर के नाम से जानते हैं। हाँ, जो नहीं तो वो शुगर फैमिली है जो बनता है। हमारे यहाँ उसको उत्तर भारत में खांड बोलते हैं, गुजरात में उसे खांड सारी बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये है सब शुगर की फैमिली। जो रिफाइंड शुगर है, मैं बताता हूं, जो रिफाइंड शुगर है वो भी इसी फैमिली का है। इसी प्रोसेस से क्रिस्टलाइजेशन होके क्रिस्टल्स बनते हैं, पर उसको एक शेप देने के लिए कुछ एडिशनल केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं, और उसको सफेद करने के लिए कुछ और एडिशनल प्रोसेसेस किए जाते हैं। इनफैक्ट 80 के दशक में उसको ब्लीच करने के लिए बोन पाउडर डाला जाता था, तो एक पूरी कंट्रोवर्सी थी कि शुगर भी नॉनवेज हो गया है। फिर 10, 15, 20 सालों तक उसमें सल्फर डाला जाने लगा उसको ब्लीच करने के लिए। फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि सल्फर से उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाती है, एंड व्हाट इट डज टू आवर बॉडी वो बदल जाता है। तो इसीलिए आपने आजकल देखा होगा बहुत प्रचलित है सल्फरलेस शुगर। कई सैशेज में लिखा आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, सल्फरलेस शुगर होगी वो। हाँ, इट विल से सल्फरलेस शुगर और रिफाइंड शुगर। तो वो जो शुगर है जो कॉमनली बाजार में मिलती है वो रिफाइंड शुगर है। इसको लोग आजकल रॉ शुगर, अनरिफाइंड शुगर भी कहते हैं, बट हमारे लिए ये खांड है। लेकिन फिर कहानियां खत्म नहीं हुई। तो कितने हो गए गन्ने से? गन्ने का रस 1, 2, गुड़ 4, 3, शक्कर 4, खांड 5। फिर उसी खांड को फिर से पानी में मिलाकर एक घोल बनाते हैं और दूध की छींट से उसकी सफाई करते हैं, तो वो सूख के पाउडरी हो जाता है, बहुत क्रिस्टलाइन नहीं रहता। वो जो बनता है उसको उत्तर भारत में हम बूरा बोलते हैं। मैंने सुना है कि गुजरात में भी, अब लोग शायद इतने परिचित नहीं रहे, गुजरात में भी बूरा खाने का रिवाज था। खाखरा के ऊपर घी डालकर बूरा खाया जाता था। हाँ हाँ, तो बूरा एक्चुअली खांड या वो, हाँ, खांड सारी नहीं है, या चीनी को पाउडर कर दिया वैसा नहीं है। उसका एक प्रोसेस ही अलग है, और उसके कारण उसका स्वाद अलग है, उसकी शेल्फ लाइफ अलग है। सॉरी, so it's not sugar powder, it's sold as sugar. They commonly call it as sugar powder, but technically the process is different and it has regional names. I don't think there is a name in English, I may be wrong. तो गन्ने का रस 1, 2 राब, 3 गुड़, 4 शक्कर, 5 खांड, 5 छठा बूरा। तो इससे पहले कि मैं 7वें रूप की बात करूं, कुछ और चखते हैं। हाँ, तो इस बार इसको चाटना नहीं है, इसको चूसना है। और चूसने का प्रोसेस ये है, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं, मैं ये पास करता हूं, आप इसको हाथ में निकाल लीजिएगा और इसको पूरा मुंह में लेकर देन सकल ऑन इट, या तो पास कर दीजिए, एक लेकर आगे पास पूरा खा लीजिएगा। मैं एश्योरेंस देता हूं आपकी शुगर को वो स्पाइक नहीं करेगा, अगर किसी को डायबिटीज की चिंता हो तो। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता था स्टोरियम में। दरअसल ये इंक्वायरी इन प्रोग्रेस है, और उस प्रोसेस में हो सकता है हमने कुछ चीज़ें गलत भी पिक कर ली हूँ।
तो ये फाइनलिटी नहीं है, and thereby it is open to being questioned and critiqued. So feel free to sort of point out things to us and present alternate viewpoints if there are any. We'll be more than happy. तो सबने कम से कम मुंह में तो डाल लिया, कोई है जो रह गया तो डालिए डालिए डालिए। हाँ, वो स्नेहा तो शायद, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो उसकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम सी थी ना, जितनी, बाय द वे ये मिश्री है, ये 7वां रूप है जो गन्ने से बनाया जाता है। और तो इसको बनाने की पद्धति ये है कि ये जो खांड बनी थी इसका एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब पानी में हम चीनी मिलाते जाएंगे और एक टाइम के बाद पानी बोलेगा बस अब हमसे तो ना हो पाएगा, हाँ, वो ले ही नहीं पाएगा। वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद एक पात्र लेते हैं ऐसा, और उसके अंदर कुछ डंडी या ऐसे धागे डाल देते हैं, और उस धागे के इर्द गिर्द धीरे 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 एक अच्छे अंतराल में 5, 6, 7 दिन में धीरे 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 शुगर के क्रिस्टल्स चिपकने लगते हैं। वो जो रूप बनता है उसको हम मिश्री कहते हैं, तो उसको हम धागा मिश्री कहते हैं। हाँ, इस तरह का एक रूप बनता है, बहुत सुंदर है वो रूप अपने आप में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जो जितना छोटा क्वांटिटी खाया अभी, उसमें लगभग इतने गन्ने का रस था। हाँ, 50 किलो गन्ने से करीब 3.5 किलो खांड बनती है और 1 किलो मिश्री बनती है। तो वो 5 ग्राम जो आपने मिश्री खाई उसमें करीब 250 ग्राम गन्ने का रस था। इतना पोटेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे कुछ देर में, पर ये जो 6-7 फॉर्म्स हैं इनकी एक तासीर है। देयर इज अ नेचर, फूड, ऑल फूड, इट डज समथिंग टू आवर बॉडी vis-a-vis द बॉडी टेम्परेचर। देयर आर सम फूड्स which increase the body temperature upon their consumption and there are some foods which reduce the body temperature. तो जो फूड बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं उन्हें गर्म तासीर का बोला जाता है या गर्म प्रकृति का बोला जाता है, और जो ठंडा करते हैं उन्हें शीतल तासीर का या ठंडी तासीर का बोला जाता है। तो गन्ना तासीर में ठंडा माना गया है। सो दिस इज कूलिंग इन नेचर। गन्ना ठंडा, गन्ने का रस ठंडा, लेकिन क्योंकि हमने अग्नि के प्रभाव में राब को बनाया, सो बिकॉज वी क्रिएटेड राब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फायर, राब इज कंसिडर्ड टू बी हॉट इन नेचर। वो गर्म तासीर है उसकी, इसीलिए वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में औषधि की तरह इस्तेमाल होती है, बिकॉज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द डाइजेशन इज द फायर। हैव यू एवर हर्ड एनीवन सेइंग डाइजेस्टिव एयर, डाइजेस्टिव अर्थ, डाइजेस्टिव वाटर? एवरीवन सेज डाइजेस्टिव फायर। हाँ, हिंदी में भी संस्कृत में भी जठराग्नि बोलते हैं, उसका संबंध अग्नि से है, पाचन का गहरा संबंध अग्नि से है। हाँ, सो अग्नि के प्रभाव में ये बनी तो गर्म है। क्योंकि गुड़ को और अग्नि देकर बनाया तो वो राब से भी ज्यादा गर्म है। इसीलिए बहुत सारे प्रांतों में जो लोग, जहां भीषण गर्मी होती है, अगर वो बहुत ज्यादा गुड़ खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रांतों में, गुजरात में भी देयर इज अ कल्चर कि खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं। उसका कारण यह है कि भोजन, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भोजन खाने के बाद आपको एक लास्ट बूस्ट चाहिए फायर का, लाइक अ थ्रस्ट ऑफ फायर। वो गुड़ आपके लिए काम करता है। बहुत ज्यादा खाएंगे तो तबियत खराब हो जाएगी। आपकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त प्रधान है, उसके अनुसार भी वो निर्णय आएगा, बट तासीर में ये गर्म है। और जो शक्कर है वो भी क्योंकि अग्नि के प्रभाव में बनी थी, वो भी गर्म है। लेकिन क्योंकि इस गर्म राब को ठंडे पानी के प्रभाव में बनाया गया, ठंडे पानी की धार गिर रही थी उसमें, तो पानी की परिभाषा में ही, संस्कृत में पानी की परिभाषा में ही शीतलता और निर्मलता है, वो शीतल है। हाँ, तो खांड तासीर में ठंडी है, और शरबत हमेशा खांड से ही बनते हैं। लेकिन ये जो खांड है जब उस क्रिस्टलाइजर में बनती है तो वो मोलासिस जैसा एक केमिकल होता है, वो बाहर जाता है। वो पूरा बाहर गया है नहीं, उससे एक्चुअली इसका कलर आएगा। तो ये भी खांड है। आई विल पास दिस अराउंड, यू कैन सी दिस पीसफुली। और ये ब्राउनिश भी खांड है। जो व्हाइटिश, ऑफ व्हाइटिश कलर है वो भी खांड है, और जो ब्राउन है वो भी खांड है। आई विल जस्ट पास दिस अराउंड।
फिर उसी खांड को हमने दोबारा से गर्म किया और फिर दूध, उसकी इम्प्योरिटीज निकालने के लिए दूध का एक छींटा मारा, तो क्योंकि फिर से अग्नि आई एक शीतल पदार्थ में, तो बूरा सम माना गया है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, इसलिए सारा साल खाया जाता है। उत्तर भारत में लड्डू बहुत बनते हैं बूरे से, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है कई जगहों पे बूरे से लड्डू बनते हैं, और बूरा और फॉर्म्स में भी खाया, कर्नाटका में भी है, आई एम श्योर तेलंगाना और हैदराबाद में भी होगा। देसी शक्कर जो शब्द मैंने सुना है वो आमतौर पे खांड को लोग देसी शक्कर बोलते हैं। ये अंकित अभी जो बना रहे हैं वो उसे देसी शक्कर की तरह ही बेच रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो व्हाइट और ब्राउन कलर एक्चुअली कितना मोलासेस है और कितना नहीं है उससे आएगा, और मोलासेस होने के कारण खांड की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। आजकल लोग ड्रायर्स लगाकर उसको बहुत ड्राई कर देते हैं, बट मोलासेस के कारण खांड 6, 7, 8 महीने से ज़्यादा वैसे रहती नहीं है। थोड़े टाइम बाद डब्बा खोलेंगे तो फर्मेंटेशन की स्मेल आएगी, लेकिन बूरे की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 1 2 साल। मेरे पास तो एक बूरा है, मैंने 2 साल पहले ये गाथा की थी, वो डब्बे में बंद था, अभी भी वो चल रहा है। चिंता मत कीजिए, आपको खिलाऊंगा नहीं पर वो ठीक है, उसमें कुछ खराबी नहीं आई है। हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो गुड़ अगर ठीक से प्रिजर्व किया जाए तो वो बड़े लंबे समय तक चलता है, और जितना पुराना गुड़ है उसका आयुर्वेद में तो काफ़ी अच्छा वर्णन है। हाँ, वो औषधि तत्व उसमें बढ़ जाता है एज से, जैसे एज से विजडम आता है, वैसे ही कई प्रकार के भोजन में एज से उसका कुछ तत्व बढ़ता घटता है। ठीक है, तो मिश्री पे वापस आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक साथ सब देखेंगे। एक्चुअली मीठे की पोजीशनिंग हमारे जीवन में बहुत प्राइम है, और ये सिर्फ भारतीय मानस का इससे संबंध नहीं है, दुनिया भर में ऐसा है। एनीथिंग दैट वी बिहोल्ड एज गुड, क्वालिटेटिव, ब्यूटीफुल, वर्थ preserving and having in our life, we always associate it with a sense of sweet. हाँ, तो अगर मुझे कोई पसंद आया, so I will call him or her sweetheart, isn't it? है ना? मैं आपको कभी नमकीन नहीं खाऊंगा, नमकीन कहूँगा उसका मायने कुछ और हो जाएगा, लेकिन अगर एक लगाव है तो it is always connoted with a sense of sweet. तो डेस्मंड मॉरिस, आप में से किसी ने सुना है डेस्मंड मॉरिस का नाम? हाँ, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1960s में एक नेकेड एप नाम की किताब लिखी थी। बहुत, वो जूलॉजिस्ट थे एक्चुअली एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बट प्राइमरली ही वाज अ जूलॉजिस्ट। तो वो आदमियों को जानवरों की तरह स्टडी करते थे, मतलब काट पीट के नहीं, जैसे, हाँ, तो जैसे वो जानवरों को देखते हैं ना कि कैसे वो खाना खा रहा है, कैसे विचरण कर रहा है, कैसा घर बनाता है, कैसे प्रजनन करता है, वो सब तो उस तरह से देखते थे। तो बीबीसी ने कई साल पहले उनके इस किताब पे एक सीरीज बनाई नेकेड एप के नाम से, द ह्यूमन एनिमल के नाम से। तो उसका एक पार्ट जो भोजन से रिलेटेड है, उसमें वो ऐसा कहते हैं कि ह्यूमंस हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग फ्रूट ईटिंग टू स्वीट ईटिंग। तो वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। From our ancient primate ancestors, we've inherited a love of ripe fruits, berries and nuts, food which they found in the treetops, which we still consume today in 100 different forms. One of the key qualities of this kind of food is its sweet taste, and this has left us with a decidedly sweet tooth. In fact, we're so fond of sweet things that we will search for them everywhere, even at the risk of being stung by angry bees. In some tribal cultures, the craving for honey is so strong that the tastes of as many as 10 different types are distinguished by the expert honey seekers. And it's no accident that the very first alcoholic drink ever created by our species was mead, made of course from honey. Another continent, another insect. This type of ant collects honey in its abdomen, which becomes massively swollen and distended, making it easy to catch. For these native Australians, honey ants are a special delicacy, collected and savoured like small ripe fruits. Everywhere you look in the world, you find evidence of this human devotion to sweetness, inherited from our primate ancestors. And nowhere is it stronger than among our children, as a simple experiment will show. Here, sweet foods are on the left, non-sweet foods on the right. When children are allowed to take anything they want, they fall on the sweet foods and ignore the others.
if eating sweet things is so natural, it should often be viewed as unhealthy. The answer is that in nature, nutritional value and palatability go hand in hand, whereas in modern life, any food can be made attractive simply by artificially sweetening it. It's intriguing that whenever we feel like a small snack between meals, we usually choose something sweet, as though in these casual moments, we're reverting to the primeval feeding behavior of the forest. तो हमारा ब्रेन दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है. There is something called as an primal function and then there is something called as executive function. तो primal functions क्या है? You touch a hot surface and suddenly you quickly move your hand away. I slap you and ये जो response आया, this is a primal response. This is primal function. मैंने आपको थप्पड़ मारा और आपने तुरंत मुझे वापस थप्पड़ मारा, that is also a primal response. हाँ? So usually जिसे इंग्लिश में fight and flight responses बोलते हैं, they are essentially primal responses. So our brain, for those of you who would be familiar, has three parts. Broadly, there is something called as a reptilian brain, the lower part, then there is a mammalian brain and then there is a human brain. The cerebral cortex is the human brain. तो ये जो नीचे का हिस्सा है ब्रेन का, the reptilian brain, that is responsible for primal functioning. तो because और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, because what happens is if I place my hand on a hot surface, the signal moves from the hand, हाथ से वो स्पाइन के एक स्पेसिफिक सेंटर में जाता है, स्पाइन से वो ब्रेन में जाता है. ब्रेन में अगर वो हायर सेंटर्स पे जाएगा और वो सेंटर्स प्रोसेस करेंगे, हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं, शुड आई कीप इट और शुड आई लिफ्ट इट, बाय दैट टाइम तो हो लिया, हाथ जल जाएगा. एंड देयर इज अ डीप सेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इन द बॉडी, सो बॉडी इंश्योर्स दैट इट डज नॉट गो टू द डायरेक्टर. द पियोन ओनली टेल्स पुल इट आउट. हाँ, तो मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने मुझे वापस थप्पड़ मारा, वो प्राइमल रिस्पॉन्स है. लेकिन मम्मी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने मम्मी को थप्पड़ नहीं मारा, वो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स है. और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए. मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर कृष्णेश मेहता, वो यहीं रहते हैं. उनका लार्जर थीसिस इज अराउंड ब्रेन साइंसेज एंड क्रिएटिविटी. और एक डॉक्टर रमाकांत शर्मा करके हैं नेचुरोपैथ, बहुत फेमस. उनका कहना था कि तो गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा उसको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए अपने फंक्शनिंग के लिए. सो सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज एंड देयर बाय स्वीट इन आवर लाइफ. और बहुत जबरदस्त ब्रेन फ्यूल है. मोस्ट फॉर्म्स ऑफ स्वीटनेस मेमोरी को फर्म करता है. इसीलिए भारत में किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, किसी की नौकरी लग गई, तो हम क्या बोलते हैं, कुछ मीठा हो जाए. कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए कुछ कड़वा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ तीखा हो जाए, है ना? उसका रीजन है. इनफैक्ट दिस इज ब्यूटिफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन आवर टेम्पल्स. हम लोग डिज़ाइन में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉन्शियसली इम्प्रेगनेट करते हैं किसी चीज़ के परफॉर्मेंस में. एक एग्जाम्पल देता हूँ. जब हम मूवी देखने जाते हैं तो एक थिएटर में हम आपके, इनफैक्ट देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन डिज़ाइन कॉल्ड सिनेस्थेसिया. बेसिकली आपका कोई भी एक जो इंद्रिय है, एक सेंस है, वो आइसोलेशन में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करता. दो राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, बट यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम. You are also taking in the smells. You may not be conscious of it. So at any given point in time, your 5 sense organs are actually taking in input. And as a principle in design, to evoke a deeper memory, we try to trigger all your senses. Iska classical example is movie theater. So what we do when you go to see a film, we do not make you see a small screen like a phone. We make you see the image on a very large canvas. We मेक यू सी इट इन अ डार्क रूम. अंधेरा कर देते हैं, कुछ और देखने ही नहीं देते आपको. उसके बाद 80 से 90 डेसिबल की साउंड ब्लास्ट करते हैं. सो वी ट्रिगर ऑफ योर ऑडिटरी सेंस. ऐसी स्मेल्स इंड्यूस करते हैं जिसको खाने के लिए जिसके कारण आपको पॉपकॉर्न और कुछ तरह के स्नैक्स खाने की इच्छा होती है. वी रिड्यूस द टेम्परेचर एंड इट्स बाय द वर्च्यू ऑफ डूइंग ऑल दैट कि सलमान खान एक फिल्म में मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए एक टोपी पहनता है. एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज सो मैग्निफाइड दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years
The entire youth of this nation wants to wear that cap. Yeah, such is the power of the engagement of the five senses. And our temples do it very, very beautifully. क्योंकि वहाँ पे स्पर्श है, so you touch through your hand, through your feet. वहाँ पे ध्वनि है, नाद है, वहाँ पे घ्राण है, smells हैं, fragrance है, and then in a dark chamber, black chamber, under the spotlight of a lamp, we make you see the form of a deity. और फिर अगर इतना काफी नहीं है तो जाते जाते आपके मुंह में कुछ मीठा दे देते हैं, because it firms up that memory. You see, the concept of God, it has a few functions, and one of the primary function of the concept of God is, मैं हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा आसान होगा, तो वो उसके दो कार्य हैं. एक, जब हम दुख में हैं तो उस फॉर्म को याद करने से हम दुख से थोड़ा जल्दी बाहर आ जाते हैं, और दूसरा, जब हम सुख में हैं और आनंद में हैं तो उसको याद करने से हम बह नहीं जाते. These are two-fold sort of objectives of the concept of God. पर इसको एक्सेस करने के लिए, इंस्टेंट एक्सेस करने के लिए, I need to create a relationship with God. आज सुबह ही मैं वो सुन रहा था, somebody was saying that it is only when you paint the प्रतिमा for 6 to 7 hours, तब जाके गणपति के साथ रिश्ता बनता है. वो गणपति को देखकर, मंदिर में जाकर भी उतना गहरा रिश्ता नहीं बनता ना. तो this relationship has to be strengthened. So imagine a person goes to a temple 5 days a week, 300 days a month, and you do that for 5 to 7 years. Every time we give you something sweet, it takes around 5 to 7 years for that relationship to firm up so much that every time I need that form to create a different mind state, it is readily available for me. So that is the power of sweet. It can firm up your relationship with the higher forces. So I'll pass some of these things around. These are not to be eaten, but feel free to sort of touch them, pick them, see them. मिश्री में कुछ और फॉर्म्स के बारे में बताता हूं, बिकॉज वो गुजरात में काफी प्रचलित हैं. खड़ी साकर जिसे बोलते हैं, दैट इज वेरी सिमिलर टू मिश्री. वो मिश्री वैसा ही क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म है, बट अनलाइक दिस धागा, इंस्टेड ऑफ अ धागा, this concentrated sugar syrup is put in a tray, a flat surface, which enables the crystallization to take place. So ये खड़ी साकर है. Most of you might be familiar with this color of mishri. That color has only come because molasses has been washed away completely, and in some cases refined sugar से ये मिश्री बनाई जाती है. So you get a color like this. So if you create mishri out of a khand which is brown in color, you will get mishri like this. If you create it from refined sugar or lighter shades of sugar, you will get mishri like this. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मिश्री है. ये होम्योपैथिक एक डॉक्टर हैं, वो दवा के रूप में देते हैं. इसमें नमक भी है. I don't know what the reason is, but so is the case. So I can pass this around, touch it, feel it, pass it around, let people see. And I'll pass this around. इसमें कुछ गुड़ है. ये ब्लीच्ड गुड़ है बाय द वे, क्योंकि हमको वो काला गुड़ का रंग ऐसा भी हो सकता है, कहाँ से गन्ना आया है, कितना उसे गर्म किया है, उस पर निर्भर करता है. पर क्योंकि आजकल हमको ऐसा रंग पसंद नहीं है तो उसको ब्लीच कर देते हैं सोडा डालकर और कई केमिकल से. ये वाइट डिब्बे में खांड है जिसमें मोलासेस काफ़ी निकाल दिया गया है, और ये मोलासेस के साथ की खांड है. ये बुरा है. सो यू कैन टेस्ट इट इफ यू वांट. प्लीज पास दिस अराउंड. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट है एक्चुअली. मैं अभी 1 साल पहले अपने एक दोस्त की शादी पे गया था. उनका निकाह हुआ. तो इन इस्लामिक रिचुअल्स हर गेस्ट को ड्यूरिंग द रिटर्न कुछ चीज़ें दी जाती हैं. दे आर एसेंशियली स्वीट. उसमें से वन ऑफ द थिंग्स इज केसर युक्त मिश्री. सो इट्स मिश्री विद केसर. सो यू कैन सी दिस. उसमें केसर दिखेगा आपको अगर लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो. मेरी एक थ्योरी है, आप बताइएगा कि उसमें कुछ वैल्यू है या नहीं. मेरा ऐसा मानना है, हम बोल रहे थे ना पद्धति रस की जननी है. गति उस रस को अभिव्यक्त करने में सहयोगी होती है. तो जिस गति से कुछ चीज होती है
वो चीजों की तासीर को बदलती है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। एक गति पे अगर मैं बात करूं तो मेरी बात आप तक सबसे सही ढंग से पहुंचेगी। अभी मैं जिस टोन में, जिस स्पीड में बात कर रहा हूं, अगर मैं अपनी बात बहुत स्लो कर दूं तो क्या होगा? रस चला जाएगा। और अगर मैं बहुत तेज 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 बोलने लगूं तो भी रस चला जाएगा, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से पद्धतियों के बदलने पे सूक्ष्म अंतर तो पड़ता है, कुछ सटल डिफरेंस जरूर होगा, पर वो मॉडर्न साइंस के टर्म में उसे मैप किया जा सकता है नहीं, वो मुझे नहीं पता। और वो अंतर आयुर्वेद में उसका वर्णन है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। हाँ, गति का तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ से बना बिलोने वाला और मशीन का जो है 2500, पर उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स और हैं। हाथ से बिलोने में प्रोसेस भी अलग है। देखिए, हाथ अकेला खाली समझे हाँ। स्पीड में जो बोलते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं सारे। हाँ एब्सोल्युटली। तो स्पीड, हाँ एब्सोल्युटली का गर्म हुआ और हाँ, बट वो खाली गर्मी से नहीं है। जैसे खड़ी साकर के केस में तो कोई गर्मी जैसी नहीं है, पर अगर खड़ी साकर 3 दिन में बन रही है और धागे वाली मिश्री 8 दिन में बन रही है तो अंतर आ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान। 10 मिनट्स, हाँ 10-15 मिनट्स। हाँ हाँ हाँ, प्लीज सी। ओके, तो आगे बढ़ें। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है जी जी। कि जो आपने 2000 आरपीएम की बात करी, 2500 के करीब बोलते हैं। या 2500, तो उसका ओरिजिनल प्रोसेस क्या होगा जब इतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं है? हाँ, मेरा अगर कोई जानता है इस सवाल का जवाब तो बताइए ना। मध्य प्रदेश में है, मेरे पास नंबर है। अच्छा। पुरानी तकनीक ऐसी है, हाँ। ये जो काकवी है ना उसे थोड़ा हार्ड बना देते हैं। अच्छा। और एक कपड़े में लटकाते हैं। अच्छा, तो कपड़े से 15 दिन में पूरा मोलाइसिस अपने आप निकल जाता है। क्या बात है। और ये जो रेड कलर है ना, ऐसा हाँ। बनता है, ये पहले से बना गजब। है। कुछ कारीगर अभी बचे हैं पर। हैं? अच्छा, तो उनका पता बता दीजिएगा ना, उनसे मैं मिलेंगे नंबर और देता हूँ। जाएंगे। तो फैसिनेटिंग है पूर्णिमा जी ये। हाँ, ये तो जानती अच्छा, आप जानते हैं। अच्छा, कि हमारे पुराने जमाने में मुजफ्फरनगर की जो गन्ने की बेल्ट है, अच्छा। तो वहाँ तो बोरियों में रख दिया जाता था गाड़ी रात को, एक के ऊपर एक बोरियां रख दी जाती। अच्छा अच्छा, रिसाव होता रहता था। मैं पिछले साल अमेरिका गया था, तो अमेरिका बोल रहा हूँ, यूके गया था, तो वहाँ मैंने गांव के कुछ किसानों को एप्पल का जूस बनाते हुए देखा, उनके पारंपरिक पद्धति से। तो उसमें एक मशीन है, वो एप्पल को काट के बस दबा देती है, धीरे 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 जूस निकलता है उसमें। बड़ा सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द है संस्कृत में वो इश धातु से आया है। इश, ईश नहीं, इश ऐश्वर्या राय वाला इश नहीं, पर इश। इश का अर्थ है इच्छा करना। तो वो अपने माधुर्य के कारण सबका इच्छित है। Sugarcane, by the virtue of its sweetness, is desired by all. That's why it is called Ikshu. हाँ, तो no, that I do not know. I'm not a grammatician, but I know about the ish dhatu in Ikshu. आप जानते हैं राम ईस्ट इससे हो सकता है। ईस्ट देवता। ईस्ट में बड़ी ई की मात्रा है, ये इश धातु है। वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ईस्ट लाइक योर डिजायर्ड। हाँ, अच्छा, क्या बात है। तो हो सकता है इश धातु से ईस्ट आया है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जानते हैं राम किसके वंशज कहलाते हैं? इक्ष्वाकु के वंशज कहलाते हैं। तो इक्ष्वाकु शब्द का भी संबंध इक्षु से है, क्योंकि राम ऐसे वंश में पैदा हुए हैं जिसका यश और कीर्ति कभी समाप्त नहीं होते। सच। तो एक्चुअली एनीथिंग दैट इज डिजायरेबल, जिसकी हमें इच्छा होती है, वी ऑलवेज कनोटेड विद अ सेंस ऑफ स्वीट, है ना? दैट्स व्हाई आई सेड इंग्लिश में भी एनीवन whom you sort of behold as close and you desire, you will call them a sweetheart. तो जैसे हम नवरात्रि के समय 9 देवियों की पूजा करते हैं, वैसे ही तंत्र में शक्ति को विद्या का रूप दिया गया है। तो तंत्र में 10 महाविद्याएं होती हैं। दीज आर फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। तो उसमें से एक देवी इज द डेटी ऑफ ब्यूटी एंड यूथ। उनका नाम त्रिपुर सुंदरी है, क्योंकि वो तीनों पुरों में सबसे सुंदर है। और उनका एक और नाम है षोडशी। वो क्योंकि षोडशी मीन्स षोडश मीन्स 16, क्योंकि वो हमेशा स्वीट 16 रहती हैं। शी नेवर एजेस, सो शी इज द गॉडेस ऑफ इटर्नल यूथ एंड इटर्नल टाइमलेस ब्यूटी। सो हर फॉर्म इज वेरी ब्यूटिफुल। उनके रूप में 4 भुजाएं हैं और एक भुजा में उन्होंने इक्षु पकड़ा हुआ है। हाँ, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी सार ये है कि इफ यू वांट इटर्नल ब्यूटी एंड यू वांट youthlessness, you have to somehow behold sweetness.
No, jokes apart, without sweetness, both of these are not possible. So if anyone wants to see this, I can pass this around. Just handle it with care and not with चिपचिपा hands. अच्छा ठीक है, दिख रहा है, ठीक है. षोडश कला उसके हाँ और 15 कलाएं ये चेंजेस होते हैं. हाँ 16वीं कला जो है वो चेंजलेस है. क्या बात है, सो ब्यूटीफुल है. तो जो चेंजलेस प्रिंसिपल है हाँ वो कभी डिके नहीं होता, हाँ इसलिए वो योग सुंदर है. हाँ सो ब्यूटीफुल. चक्रमाट कलाएं है ना, हाँ सुना कर. मैक्सिमम मीनिंग है, हाँ उसके बियॉन्ड एक मून है जो हमेशा शाइन करता है. राइट. इसलिए वो इटर्नल जो है ठीक है. सो ब्यूटीफुल. क्या बात, क्या बात. So you are getting back your sweet story. Yes, we are in the realm of the sweet story. Some of you might have heard the name of Rujita Divekar. Those who do not know, वो बहुत famous nutritionist हैं. उन्होंने भारतीय भोजन शैली पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं. So one of her books is called Superfoods of India. It has 8 case studies. उसमें एक चैप्टर केले पे है, एक चैप्टर वो उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ जैक फ्रूट, हाँ जैक फ्रूट इंग्लिश में कटहल, मैं जैक फ्रूट शब्द ढूंढ रहा था, जैक फ्रूट है. एक चैप्टर, हाँ मोरिंगा पे भी है शायद एक चैप्टर. उसका आखिरी चैप्टर शुगर पे है, एंड दैट चैप्टर इज टाइटल्ड शुगर द एंटी एजिंग सीक्रेट. So those who are interested in reading, आपको पढ़ना चाहिए, just 15-16 pages. You will understand what sugar does to our human existence. ये आप जो बात कर रहे हैं, लोग 1 महीने तक वो मीठा खाने वाले डायबिटिक पेशेंट वो कोई नहीं पड़ेगा, मीठा जरूर खाएंगे. नहीं नहीं, ऐसे भी लोग हैं, फ्री लाइसेंस दे रहे हैं. पर ये मेरे मित्र हैं, ये स्नेहा है, इनको जितना भी समझा लो ये फिर भी नहीं खाएंगे. पर उसका एक बहुत सुंदर कारण है, वो मैं आखिरी में बताऊं. कुछ लोग इंट्रिंसिकली बहुत मीठे होते हैं. हाँ, एंड बाय द वे ये फिलोसफिकल बात नहीं है, ये आयुर्वेदचारी, गुजरात के आयुर्वेदचारी के द्वारा कही गई बात है. मैं उसके कुछ प्रमाण दूंगा. आई विल शेयर सम एग्जांपल्स विद यू. इन फैक्ट इन सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स आल्सो शुगर इज यूज्ड. या तो आयुर्वेद 6 रसों का वर्णन करता है ना. तो दोज हु आर नॉट फेमिलियर, खट्टा मीठा नमकीन, स्वीट सावरी सॉल्टी, खट्टा मीठा नमकीन, कड़वा कसैला कटु, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड स्पाइसी, pungent spicy. So each taste, each rasa actually, not taste, each rasa evokes a specific body state. आप उसका कुछ नहीं कर सकते. Like if you eat a lot of spicy food, the heat of your body will increase. But मजे की बात यह है कि हर रस आपके मुख की भी एक अवस्था परिभाषित करते हैं. मतलब it creates one facial condition, you cannot do anything about it. So to give you an example, if I squeeze a lot of lime on your tongue right now, तो कैसा मुंह हो जाएगा? So how will it change? If I squeeze something very bitter, something very, ऐसा हो जाएगा, आंख बंद होगी, ऐसा हो जाएगा. लेकिन अगर कुछ बहुत कड़वा डाल दूं तो आंख बंद नहीं होगी, हाँ ऐसा हो जाएगा. अगर तीखा डाल दूं तो कैसा होगा? मुंह खुल जाएगा, हाँ मुंह खुल जाएगा, है ना. तो हर रस एक फेशियल स्टेट इवोक करता है. एक ही रस ऐसा है जो ये स्टेट इवोक करता है, और वो रस मधुर रस है. हाँ, इसीलिए आयुर्वेद ने, एंड आयुर्वेद उसके प्रमाण देता है. ऐसा क्यों है? एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ईच रस इज मेड आउट ऑफ 2 एलिमेंट्स. दोज हु, तो 5 एलिमेंट्स है ना, 5 पंच महाभूत, हाँ, क्षिति आप तेजस मरुत और व्योम. So each ras is made out of 2 elements. So say for example, जो तीखा है, it's made out of fire and air. मधुर रस इकलौता रस है जो क्षिति और आप से बनता है, earth and water. So when you consume madhurta, our body is 70% water, roughly 70% water and 23% earth. So when you consume anything that is madhur, by madhur I do not mean sweet, anything that has the madhur ras. It's not to do with the sensation on the tongue. It is to do with what it has as the madhur tattva. You are consuming 93% of resonance for your body.
इसीलिए 6 रसों में पहला रस मधुर रस कहलाता है. एंड आयुर्वेद it does a beautiful analysis of not just its potency but also of its redundancy. See, all our sciences, what is unique to our Indic sciences is that they are not about looking at the greatness of things or the redundancies of things. It is about understanding the nature of things and seeing where they present as limitation and how they increase the joy in our lives. So, one of the characteristic of Madhur Ras is that it nourishes the bodily existence and it increases, in fact, it provides what is called as ojas. Ojas, loosely translated, one way of translating it is that form of energy, that force which fuels higher pursuits in life. So gross, not gross pursuit, khana, pina, sona nahi, but any form of higher thinking and reveling in it can only be fueled by the presence of ojas. And Madhur Ras is one of the primary drivers and giver of ojas. Vitality is also one of the synonymous words with ojas that comes with the Madhur Ras. So it sort of adds, it makes your skin better, त्वचा का विकास करता है, आवाज़ को मधुर बनाता है. Interestingly, I'll share some bits about one form of Mishri. A lot of singers, कोई हैं यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के गायक? Any formal singers? श्रुति तो है नहीं ना? हाँ, शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे गीतकार वो अपने साथ मिश्री रखते हैं. They keep suckling on it to soothe their throat and make sure that their singing does not get compromised. Okay. Let's not worry about what happens when you consume it in excess. But some things do happen. If you consume a lot of sweet, it will result into obesity. It will make you sort of sluggish. Appetite will reduce if you consume a lot of sweet. Many things happen. So Ayurveda talks of keeping a balanced approach to life, honoring in fact, Ayurveda says that you should consume all the rasas every day. Madhur is the maximum one, but you have to consume all the rasa for a healthy body. तो 16वीं शताब्दी में एक संत हुए हैं, 16th century during the Bhakti movement, a sant called Vallabhacharya. Some of you might have heard about him. वो तेलंगाना के रहने वाले थे, पर वो मथुरा जाके बस गए. And then he initiated a faith, एक पंथ की उन्होंने शुरुआत की, जिसे पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं. और पुष्टि मार्ग में कृष्ण ही हर चीज का केंद्र बिंदु है. सुख दुख जीवन में जो होना है, बस आपको कृष्ण से लगाव रखना है और आपका जीवन बहुत अच्छे से आनंद में कट जाएगा. तो वल्लभाचार्य जी को एक भजन की रचना करनी थी. ही हैड टू डिजाइन अ सॉन्ग जिसके गाने मात्र से उसके गाने वाले के मन में कृष्ण के प्रति तुरंत प्रेम पैदा हो जाए. जस्ट बाय द sheer singing of that hymn, the one who sings there should be an evocation of love in the mind space of the one who is singing it. तो उन्होंने जिस भजन की रचना की उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूं. अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वल्लभाचार्य जी चाहते तो कृष्ण को बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ सकते थे. हमारे लिए तो आनंद बहुत महत्वपूर्ण है, तो आनंददायक बोल सकते थे. मोक्ष हमारे लिए फाइनल फ्रंटियर है, मोक्षदायक बोल सकते थे. सिद्धि देने वाला बोल सकते थे, रिद्धि देने वाला बोल सकते थे. लेकिन उन्होंने जीवन के उस अंश को चुना जिसके स्मरण मात्र से
प्रीति सहज उत्पन्न हो जाती है. He connoted the idea of Krishna with the idea of madhuram. He's saying adharam madhuram, होंठ भी मधुर हैं, नयनम मधुरम, आंखें भी मधुर हैं. हाँ, then what does he say? अधरम मधुरम, हाँ, हसितम मधुरम, बदनम मधुरम, हंसते हुए भी मधुर लगते हैं, जो वाणी उनके होंठों से निकलती है वो भी मधुर है. हृदयम मधुरम, हार्ट इज ऑल्सो स्वीट. गमनम मधुरम, चाल भी उनकी स्वीट है. मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हे मधुराधिपति, ओ लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस, एवरीथिंग अबाउट यू इज नथिंग बट स्वीट एंड स्वीट अलोन. सो प्रीति का आधार है, प्रीति की जुड़वा बहन है मधुरता. जहां मधुरता है वहां प्रीति है, जहां प्रीति है वहां मधुरता सहज ही उत्पन्न हो जाती है. इनफैक्ट यू विल नोटिस, वी वर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी. If somebody has a beautiful form physically, so let's say someone like Salman Khan or Chris Hemsworth, उनका रूप बहुत सुंदर है, but in that, so one of the characteristic of anything beautiful is that it evokes a certain kind of attraction towards it. It wants you to be with it. तो अगर किसी का रूप बहुत सुंदर है, so in a celebrity moment आप सलमान खान के पास जाएं मिलने के लिए with great enthusiasm, and Salman Khan says, hey, भाग जाए यहाँ से. In that fraction of a second, all your neuronic connections pertaining to beauty with Salman Khan will come crashing down. उसके बाद आप उसके साथ ब्यूटी देख ही नहीं पाएंगे. So beauty and sweetness go hand in hand. On the other side, on the other hand, someone who may not have a very attractive form, but by the sheer sweetness of their demeanor, वो हमें अपनी तरफ निरंतर आकर्षित करते हैं. It happens with our teachers, it happens with our friends, it happens with our relatives. तो प्रीति का आधार है मधुरता. It's at the center of love. चलिए, time to taste something else. काफी देर हो गई, तो इस बार इसको चबा के खाना है. So I'll pass this around. Take one packet each, but I'll show you how to eat this. इसके अंदर कुछ है, you have to pull it out, और फिर आप चाहें तो सारा, नहीं तो शुरुआत में थोड़ा, और इसको चबा के खाना है and then experience the taste. कुछ पैकेट्स ऐसे ही दे दीजिए, मैं पास कर देता हूँ इधर. Just take a pinch and chew on it. Is there anyone left? हाँ, थोड़ा शेयर कर लीजिए. थोड़ा चबाल, थोड़ा, बहुत कम, नहीं तो बहुत तीखा लगेगा. हाँ हाँ, इट्स स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो जब तक आप चबा रहे हैं, तो बात यह है कि खाली गन्ना ही स्वीटनर्स का सोर्स नहीं है. भारत में आप उत्तर से पूरब की तरफ जैसे धीरे धीरे जाएंगे, या दक्षिण में तटवर्तीय इलाकों की तरफ जाएंगे, कोस्टल एरियाज की तरफ, धीरे 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 गन्ने की उपस्थिति कम होने लगेगी. palms will come into picture, a whole lot of palms, because India में and across the world जहाँ पे भी palms हैं, amazing kind of sweeteners have been made. बंगाल में ही 4 या 5 अलग अलग पाम से स्वीटनर्स बनाए जाते हैं. तो नारियल से भी स्वीटनर बनते हैं. हाँ, नारियल से. पाम एक बड़ी जाति है, जैसे मनुष्य एक जाति है, उस नहीं, मनुष्य तो नहीं बोल सकते, बिहारी एक, हाँ, जैसे कांकरेज एक नस्ल है, वैसा देख सकते हैं. उसमें बेसिकली आई डोंट नो बायोलॉजिकली इसको क्या वर्ड यूज करते हैं. सो पाम्स में कोकोनट आता है, खजूर उसमें आता है, सुपारी उसमें आता है. दीज आर ऑल पाम्स. हाँ, तो नारियल से स्वीटनर्स बनते हैं, खजूर से स्वीटनर्स बनते हैं. ताड़ी, यू हर्ड ऑफ पालमीरा? हाँ, गुजरात में काफी लोगों ने देखा होगा. हाँ, ये उसका राइप फ्रूट है. अनराइप फ्रूट ये भी ऑलमोस्ट राइप हो गया है. हाँ, बट अनराइप इज वेरी ग्रीन, वेरी वेरी सूदिंग द थ्रोट. इसके भी स्वीटनर्स बनते हैं. देन देयर इज अ पाम कॉल्ड फिश टेल पाम. उसके पत्तियां वैसे दिखती हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ फिश टेल. केरला में, श्रीलंका में इसके बहुत एग्जॉटिक स्वीटनर्स बनते हैं.
वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ स्वीटनर्स, इनसे जो स्वीटनर बनता है वो इनके सैप से बनता है. सैप मतलब एक्चुअली सैप कैन बी इक्वेटेड टू द ब्लड ऑफ अ प्लांट. It is that liquid that flows inside the body which makes the movement of the several nutrients possible within that tree or a grass also. By the way, what we have as sugarcane juice, that's also the sap of the grass. Yeah. So and by the virtue of that, it is the embodiment of the life force. वो उस वनस्पति की प्राण शक्ति को धारण किए हुए है. That's why it's also so nourishing. Loses. So tapping करते हैं इस तरह से. And this tapping is done at various parts of the plants. So one is you will get it from the trunk, तने से मिलेगा. लेकिन कोकोनट जैसे केस में जब उसके फूल बन रहे होते हैं तो फ्लावर की टैपिंग करते हैं. और कुछ केसेस में स्वीटनर्स, हाँ. सो एनीवे, तो पेड़ के तनों और उनके रिसाव से भी बनते हैं, सैप से बनते हैं स्वीटनर्स. स्वीटनर्स जड़ों से भी बनते हैं. हाँ, तो शकरकंदी की एक बहन है, शुगर बीट बोलते हैं उसको. वो हमारे इन इलाकों का पौधा नहीं है, वो ठंडी के इलाकों में होता है. यूरोप में बहुत होता है. इनफैक्ट यूरोप में जितना भी शुगर खाया जाता है वो एक बीट से बनता है जिसको शुगर बीट बोलते हैं. हाँ, मैं दिखाता हूँ. शुगर बीट होना चाहिए कहीं, नहीं है, नहीं मेरे पास उसका फोटो. डजंट मैटर. ये अलग है, ये शकरकंदी है, पर इससे मिलता जुलता एक ट्यूबर होता है. टेक्निकली इट्स कॉल्ड अ ट्यूबर. नहीं, कंद है ना. हाँ, ट्यूबर ही बोलते हैं ना कंद को. ट्यूबर. हाँ हाँ, थोड़ा सफेद रंग का होता है. तो उससे भी स्वीटनर बनता है. इनफैक्ट आई हैव ये जो यूरोप में कॉमनली स्वीटनर खाया जाता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं है इसके टेस्ट में, बिकॉज यू एक्सट्रैक्ट शुगर एंड यू ऑलमोस्ट मेक इट टेस्टलेस, मतलब न्यूट्रल बना देते हैं उसके टेस्ट को. सॉरी. सो रूट से बनता है, साप से बनता है. जो आपने अभी खाया वो पत्तियां हैं, पत्तियों से भी स्वीटनर बनता है. मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड द नेम स्टीविया. हाँ, आजकल डायबिटीज के चलते बहुत लोग स्टीविया के स्वीटनर खाते हैं. स्टीविया फ्रॉम व्हाट आई हैव नोन वो एक्चुअली अमेज़न के जंगलों का पौधा है. अब तो खैर कच्छ में भी उगाते हैं. हाँ, वो एक बात अलग है एज अ कमर्शियल क्रॉप, बट वो आया उन इलाकों से है. और उसमें भी मिठास होती है, पत्तों में मिठास होती है. और फलों से भी स्वीटनर बनता है. हाँ, तो मकई से उससे स्टार्च बनाकर एक सिरप बनाया जाता है जिसको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी बोलते हैं. इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस्ड फूड्स, बिस्किट, ग्लूकोज, जो आप ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, वो सारा इसके सिरप से बनता है. हाँ, वो चीनी, गन्ने की चीनी से नहीं बनता, फॉर वेरियस रीजंस, लार्जली कमर्शियल रीजंस. सस्ता पड़ता है. हाँ, इनफैक्ट डायबिटीज़ पे हम बात करेंगे, बट चलिए कर ही लेते हैं अभी. हाँ, तो बिकॉज अभी किसी ने पूछा कि तो चीनी खाने से तो डायबिटीज़ हो जाता है. तो आप जानते हैं मेडिकल साइंस में, यहाँ तो डॉक्टर्स बैठे हैं वो इसे क्वालिफाई कर पाएंगे. मेडिकल साइंस में जिस जोन का डिजीज होता है उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है. जैसे पेट और आंत के डिजीजेस को किस कैटेगरी में रखते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. दिमाग के डिजीजेस को न्यूरो डिजीजेस. किडनी के डिजीजेस को रीनल डिजीजेस. आप जानते हैं डायबिटीज को किस कैटेगरी में रखा गया है? नहीं, नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. लाइफस्टाइल डिजीज, उसका चीनी से कुछ लेना देना नहीं है. It is an imbalance of lifestyle, of inputting energy and outputting energy that causes diabetes, especially type 2 diabetes, जिसमें pituitary gland कम और ineffective insulin बनाना शुरू करता है. So, in fact, रुजिता दिवेकर, उनका तो कहना है that there is no documented proof of any correlation between the sweeteners made from sugarcane if they are not processed and highly refined. तो ये जो 7 अलग अलग ट्रेडिशनल रूप बनाए गए हैं, देयर इज नो कोरिलेशन इन देम स्पाइकिंग योर डायबिटीज और अफेक्टिंग योर डायबिटीज स्टेटस. पूर्णिमा जी मेरी गुरु हैं आहार की, तो वो कई समय से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं जिसमें वो सिर्फ गन्ने से बने मीठे के रूप खाती हैं और उनकी शुगर स्पाइक नहीं होती. इनफैक्ट वो आप एक किस्सा बता रही थी ना, वो समा की खीर किसी को खिलाई थी, क्या था वो?
ये था कि जो वर्कशॉप चल रही थी मसूरी कैबिनेट में, तो वहाँ जो भी पार्टिसिपेंट थे वो शुगर पेशेंट थे। तो ये राम बाबू भी था और हमने समा की खीर नारियल के दूध में बनाई, पर वो खाने को तैयार नहीं थी कि भाई इससे मेरी शुगर बढ़ जाएगी। हमने कहा नहीं, आप खा के देखिए, देसी खाने की चीज़, शुगर नहीं बढ़ेगी। और उन्होंने वो खीर खाई, उनकी शुगर घट गई पर बढ़ी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खूब खांड खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। पर हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। आई थिंक जो विशेषज्ञ हैं इस पे थोड़ी और गहराई से हमें बता सकते हैं। हाँ हाँ, पर तो रुचिता का कहना है कि जो डायबिटीज़ का प्राइमरी कॉज है वो एक्चुअली हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, और उसका कंजम्पशन हमारा बहुत है क्योंकि हम पैक्ड और प्रोसेस फूड खाते हैं। हाँ, तो वो एक देखने वाली बात है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड फर्दर रिसर्च। हाँ हाँ, most of American sugar is made from corn. Yeah. And that wheat food, what you say. हाँ, शुगर भी। हाँ, तो उनका जो भी रिसर्च है वो मोस्टली उसी के बेसिस पे। हाँ। ठीक है। एंड शुगर यूजली नोज वेरी वेल, हम लोगों ने काफी डिस्कस किया होगा। और हमारा जो फंडामेंटल है शुगर का, दैट इज गन्ने का रस। हाँ। वो बहुत सा हाँ। इसलिए उनके रिसर्च में एक ये बायस है हाँ। कि उन लोगों ने शुगर को जनरलाइज कर दिया। हाँ। लेकिन शुगर का जो सोर्स है हाँ। उसके बारे में कभी बात नहीं करता। और हमारी गलती ये हो गई है कि उन लोगों का रेफरेंस बिल्कुल अलग है हमसे, लेकिन सारे के सारे आउटकम्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। या सही बात, वेरी ट्रू, सही बात है, सही है। ये हर चीज के लिए है, ये के लिए भी वही है। वो तो हर चीज़। तो चलिए कुछ मीठा खाते हैं। हाँ, तो आई विल पास दिस अराउंड। एक में तो हाँ, ये पहले ये खाते हैं। चलिए, ये पास दिस अराउंड, टेक वन। इसको खाने का तरीका ये है कि इसको आप थोड़ा दबाएंगे और फिर हाथ में निकाल के खा सकते हैं। ये ताल का गुड़ है। हाँ, पाम जैगरी। हाँ, बोथ आर सेम। जस्ट पास दिस अराउंड एंड यू कैन शेयर। हाँ, शेयर नो। तो ये जो आप खा रहे हैं वो ताड़ का गुड़ है। एंड देन आई विल पास अनदर वन, हैव इट राइट आफ्टर इट। ये खजूर का गुड़ है। बंगाल में खजूर से, सो इंटरेस्टिंगली बंगाल में खजूर का गुड़ बनता है। खजूर से, जिसको वो शुगर जैसा बोलते हैं पर शक्कर जैसी होती है। ये पाम की शुगर है, ये खजूर की शुगर है। और बंगाल, कोई बंगाली है क्या यहाँ पे? एनी बंगालीज? हाँ, क्या बात है। तो नॉलेन गुड़ यार। हाँ, तो नॉलेन गुड़, तो बंगाल में तो नॉलेन गुड़ इज अ डेलिकेसी। वो सैप है डेट का। हाँ हाँ, एक संदेश बनता है, वो नॉलेन संदेश है। वो संदेश के अंदर थोड़ा सा ये नॉलेन गुड़ होता है। तो जब आप उसे खाते हैं, देयर इज अ बर्स्ट ऑफ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर। मिष्टी दोई में भी शायद डालते होंगे, पर ये खजूर के गुड़ की अगर आप एक बार पायसम खा लेंगे, फिर गन्ने के गुड़ की कभी पसंद नहीं आएगी। तो बहुत डिलिशियस है। सो अनदर राउंड, ये दूसरा है। लीजिए, क्या आई पास दिस राउंड ऑल्सो। थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा, नमक यूज कीजिएगा। डेट के फ्रूट से भी शुगर बनता है। हाँ, ये डेट के सैप से शुगर बना है, ये डेट के फ्रूट से शुगर बना है। और आई पास दिस ट्रे अराउंड। इसमें ये जो पीछे के दो हैं, यू कैन ट्राई। खजूर गुड़ तो आप खा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग गुड़ है। ये थाईलैंड के ताल का गुड़ है। सो यू कैन ट्राई दिस इफ यू वांट। इट्स वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी डिलिशियस। मैं अभी 7-8 महीने पहले, अब तो 1 साल होने को आया, यूके गया था। तो वहां से मैं कुछ नहीं लाया, बस थाईलैंड का गुड़ लेके आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर अच्छा काम करना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड बॉय, यू शुड हैव गुड। आपको बुरा काम करना है तो यू शुड हैव बुरा। और ये डेट फ्रूट का शुगर है। हाँ, सो इफ यू ईट इट, यू विल फील कि
खजूर को ड्राई करके पाउडर किया गया है. यू विल एक्चुअली फील द टेस्ट. आई कैन पास दिस अराउंड. हाँ, मैं कुछ दूं रखने के लिए? इट विल बी इजियर, नो? कौन सा? वो हाँ, थोड़ा थोड़ा दीजिएगा ताकि सबके हाथ आ जाए, क्योंकि उतना ही है. वो आ रहा है, वो वापस आ रहा है. फ्रूट में एक और फ्रूट अभी बहुत प्रचलित है. चाइना, मंगोलिया के रीजन में ये उगता है, जितना मैंने इसके बारे में जाना है. मॉन्क फ्रूट बोलते हैं इसको. यू मस्ट हैव हर्ड. डायबिटीज में स्टीविया और मॉन्क फ्रूट भी यूज कर रहे हैं. हाँ हाँ, कैलोरीज कम देता है वो, पर वो भी एक फल है. उस फल से, इनफैक्ट मॉन्क फ्रूट इज सेड टू बी द स्वीटेस्ट अमंग्स ऑल द स्वीटनर्स. उससे जो स्वीटनर बनता है, उसका जो स्वीट इंडेक्स है बहुत हाई है. तो ऐसा होता है. तो जब तक आप वो चख रहे हैं, मैं एक छोटा सा गाना सुनाता हूं आपको. हाँ, एक अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहानी है मैरी पॉपिंस के नाम से. सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, सम ऑफ यू माइट हैव रेड इट. कुछ लोगों ने उस पर एक बहुत गजब की फिल्म बनी थी, वो भी देखी होगी. तो उस फिल्म का एक बेसिक जो कहानी है, उसमें एक परी होती है जो 2 अनाथ बच्चों के लिए, उनकी माँ नहीं होती, उनके लिए ऑलमोस्ट एक माँ, नैनी की तरह बन के परी लोक से आती है और फिर उनके जीवन को खुशियों से भर देती है. तो 1960s या 70s में ये एक बहुत क्लासिकल फिल्म बनी थी जिसमें एक बहुत सुंदर गीत था. वो गीत का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूँ. वो मैरी पॉपिंस है, ये 2 बच्चे हैं और मैरी पॉपिंस एक गीत गाती हैं. Find the fun, and snatch the jobs and gain. And every task you undertake becomes a piece of cake. A look, a spree, it's very clear to see. And a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, the medicine go down. Just a sugar helps the medicine go down in the most delightful way. तो मैरी पॉपिंस कहती है that a spoonful of sugar helps the medicine go down. शुगर एक बहुत ही पोटेंट व्हीकल है, just one second, for transporting the medicine. इसीलिए होम्योपैथी में मेडिसिन को शुगर पिल्स की मदद से बॉडी में जहां पहुंचाना हो पहुंचाया जाता है. हाँ, सो इनफैक्ट कड़वाहट और मधुर का बहुत ही ज़बरदस्त रिश्ता है. आर यू सेइंग समथिंग? ओके. हाँ, तो जहाँ मधुरता है वहाँ कड़वाहट धीरे धीरे बहुत आसानी से ख़त्म हो जाती है. यू नो, वन ऑफ द वर्ड्स इन संस्कृत फॉर औषधि इज ऑल्सो रुद्र. संस्कृत में रुद्र भी बोलते हैं, बिकॉज आयुर्वेद ये कहता है कि एक्चुअली औषधि खाना तो अच्छा है ही नहीं, बिकॉज औषधि खाना ये प्रमाण है, इट्स अ प्रूफ दैट यू हैव वायलेटेड सो मच दैट नाउ यू नीड आउटसाइड हेल्प. द बॉडी इटसेल्फ कैन नॉट हैंडल इट. सो मोस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ दैट, द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड रुद्र इज बिकॉज औषधीज कम विद अ सर्टेन फोर्स टू क्लियर समथिंग दैट इज अनवांटेड, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट औषधीज हैव अ बिटर टेस्ट. And bitter can only be consumed in a certain quantity by this body. But in an aushadhi, when you are ill, you need more bitter. So you often use the vehicle of sweetness to ensure that that much of bitterness goes inside you. And look at it metaphorically also. जहाँ अभी किसी से नाराजगी हो गई, कड़वाहट हो गई, 2 दिन की मधुरता वो कड़वाहट को कम कर ही देती है. तो आंध्रा में एक मंदिर है, मंगलागिरी पर्वत में, विजयवाड़ा के पास. हाँ, क्या, कौन सा अवतार है, कौन से नरसिंह अवतार? हाँ, उग्र नरसिंह भगवान का मंदिर है. हाँ, वो बड़ा ही सुंदर प्रतिमा है, क्योंकि वो पूरी प्रतिमा नहीं है, सिर्फ मुख है उनका, और मुंह भी खुला हुआ है. तो उस रूप को पनकम चढ़ाया जाता है. पानकम,
पानकम चढ़ाया जाता है वो असेंशियली गुड़ का पानी है। और ऐसा कहते हैं कि वो आधा रख लेते हैं, आधा आपको दे देते हैं। जब वो डालो तो गुड़ 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 आवाज भी आती है और उनका गुस्सा शांत हो जाता है, इसलिए उनको ये अर्पण किया जाता है। क्योंकि कहानी ये चलती है कि नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद वो इतने उग्र हो गए कि वो उस रूप से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो उनको शांत करने के लिए मीठा पिलाना पड़ा। And then there is another connect with this temple. They say, yesterday he was telling me that it is because वो गन्ने का रस कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है। So मान्यता ऐसी है कि वो actually there is a volcanic presence in the hill and ये गन्ने का रस उसको निरंतर शांत करता रहता है। हाँ, तो मिठास जहाँ भी same thing is every day almost more than liters of the Panaka is offered. But you can't see even one chinti also there. Oh, That's the greatness in it. so interesting. I don't know how it happened. हाँ, तो बट मधुरता में वो क्वालिटी है बोथ एसोसिएशनली एंड रस तत्वों में वो क्वालिटी है कि वो गुस्से को शांत करता है। बायोलॉजिकली ऑल्सो Krishnesh can validate this. It does. Glucose helps in sort of reducing. Do you want to add some bits? No, please. Actually, one thing I think, so sugar जो हम लोग बोलते हैं, I think I missed out. I've seen something. तो normally यहाँ पे इंडिया में sugar मतलब western world sugar is poison, like white poison. In India, it's as you mentioned, superfood. Why superfood? Because see, whenever somebody is angry, right? अगर आप रोज स्मेल या कोई भी स्मेल लाओगे तो 40% रिडक्शन होता है एंगर में। वैसे भी खाने भी, so every sense which is a sweet sense will reduce your anger by different percentages, but sugar or anything मीठा would reduce it by that. So कभी भी आपको गुस्सा है ना तो स्वीट खिला दो। Okay? और इसीलिए आप देखो कि हर मंदिर में प्रसाद हमेशा जो होता है ना वो स्वीट होता है। And there is one more thing, I don't know if you covered it because I came late. Please. But one very important thing about sugar is that it is connected with self-control. और पूरी Krishnesh, I want you to extrapolate on this, but I'll come to this. अच्छा, when you come, I'll come. No, I wanted to quote that. Okay. So I want you to extrapolate on this. अभी Wonderful बात that you are. Yeah. I'll come to this. So I say it now or afterwards? No, afterwards. हाँ, just give me 5 minutes. हाँ, okay. तो एक्चुअली हर धर्म और हर मत में कहीं ना कहीं मीठे के साथ कुछ बहुत पिविटल जुड़ा है। तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने भी जब अपनी तपस्या पूर्ण की तो उन्होंने सबसे पहला जो अन्न खाया वो इक्षु रस ही था। इट वाज शिरडी का जूस। उन्होंने अपना उपवास तोड़ा शिरडी के जूस से। कुछ जैन लोग होंगे यहाँ पे, आई एम श्योर। हाँ, तो ऋषभदेव भगवान ने, हाँ, जब उन्होंने 12 साल की तपस्या खत्म की तो श्रेयांश, राम के पूर्वजों में कहलाए जाते हैं, राजा श्रेयांश ने उनको द फूड दैट वाज ऑफर्ड टू नरिश हिज बॉडी वाज इक्षु रसम। इसीलिए आज भी अक्षय तृतीया के दिन ऋषभदेव की प्रतिमा का उनको अभिषेक होता है गन्ने शिरडी के रस से। वो सिर्फ लकड़ी की घानी पे निकाला होता है। There is one sloka in Ramayana which says the water in Sarayu Nadi used to have the taste of Ikshuras. Ikshukanda Rasodakam. So the water has the taste of sugarcane juice. So beautiful. So Guru Arjan Dev, the 5th guru of within the Sikh faith, very prolific poet. Actually, almost all Sikh gurus were poets par excellence, but Guru Arjan Dev more so, very specifically. His martyrdom is very brutal. तो उनकी जो शहीदी है उनको गरम तवे पे बिठाकर उनके ऊपर गरम तेल डाला गया। And in that moment of great agony, the words that came out of his mouth were तेरा किया मीठा लागे. There's a beautiful शब्द, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे. So such prime importance is given to the notion of sweetness. और हमारे फेस्टिवल्स में भी, गुड़ी पाड़वा में जो
एक फॉर्म बनता है, उसमें बहुत सारे मीठे के रूप लगे होते हैं। उत्तर भारत में ये सब बहुत बनता है, बताशे से खिलौने बनते हैं। दिस नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट एनिमल फॉर्म्स आर मेड आउट ऑफ जस्ट शुगर। आंध्रा ऑल्सो, कर्नाटका ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ, और हर क्षेत्र में अलग अलग समय पे ये खाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में दिवाली के समय, आंध्रा में भी शायद दिवाली के समय है, बट बंगाल में तो आप सबने बताशे तो देखे होंगे, है ना? यू हैव सीन बताशा, यू आर आस्किंग बताशा। हाँ, शुगर ड्रॉपलेट्स एज दे आर कॉल्ड। बंगाल में गुड़ के भी बताशे बनते हैं। तो आई कैन पास दिस अराउंड। हाँ, ये गुड़ के बताशे हैं। यू कैन थोड़ा थोड़ा तोड़ के ले लो। सो दे क्रिएट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर एक सरफेस पे बस उसको एक एक ड्रॉप गिरा देते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है आधे घंटे में, एंड देन दैट्स व्हाट यू ईट। दैट्स व्हाई यू विल सी दिस इरेगुलर शेप। इनफैक्ट कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बनाते हैं, जैसे सरस्वती पूजा के समय बंगाल में इसको कदमा बोलते हैं। हाँ, ये भी एसेंशियली शुगर का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। मतलब इसके बाद तो जबरदस्त स्पाइक होगा शुगर का, और जिन मौसमों में खाया जाता है वो क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल है। ये जो आप बोल रहे थे कि शुगर का लाडू, ये हमारे दीपावली में जैनों में पहला भगवान को यही लाडू बनाते हैं, और जो आपने बोला ना बूरा बनता है जी, तो शक्कर को लेके उसमें दूध का सीधा मार के उसको उस फॉर्म में लाके फिर बाउल में भर के एक के ऊपर एक 7 रख के वो दीपक उसके ऊपर रख के वो पहला चढ़ाया जाता है। क्या बात। तो वो हम लोग बूरा जो है वो घर में नियमित यूज में बनाते हैं घर से अभी भी। हाँ, अभी भी। So interesting। अच्छा, गुरुजी लोग जो है अच्छा पूरा ही लेते हैं हमारे। अच्छा विक्रम होता है। हाँ हाँ, उसको बुरा ही बोलते हैं, लेकिन मेथड हो सकता है थोड़ा बहुत। मेथड अच्छा है, नाम बुरा है। नहीं, वो लाडू जिस फॉर्म में चढ़ता है ईश्वर को, उसको लाडू ना बना के छोड़ देना है, और चिकना कांसे का लोटा लेना है। अच्छा। और उसको चलाना है। अच्छा। ऑटोमेटिकली 15 मिनट में पूरा रेडी होता है। ओह अच्छा। वो लोटे से कासिया बोलते हैं, कांसे का जो हो रहा था। अच्छा, चिकना रहता है ऐसे, बस में चलाना रहता है, तो वो पूरा अपने फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, जो फॉर्म आप देते हैं वो आ जाता है। अच्छा, क्या बात। तो मैं कृष्णेश से एक बार बात कर रहा था, और वो मुझे बता रहे थे कि हाउ डीपली क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ स्वीटनेस, एंड हाउ स्वीटनेस induces self-control, and how it is central to the idea of creativity. Krishnesh, आप थोड़ा will you extrapolate on this? हाँ, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हर मतलब हर रिलीजन में और इवन इंडियन रिलीजन में भी ब्रह्मचर्य शब्द बहुत सुना होगा आपने, सेलिबेसी या ऐसा कुछ। एक्चुअली दैट इज अ ब्रह्मचर्य डज नॉट मीन सेलिबेसी, ओके, वो दैट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। But actually what they are talking of is self-control, okay? And कोई भी बंदा कुछ भी बना है अगर, तो self-control से बनता है, okay? Now what happens is our brain, whenever we are working, we have limited resources, okay? तो एक साथ मैं अगर 5 चीज़ें करूँगा, जैसे मैंने बहुत पढ़ा या मैंने अभी बहुत लेक्चर सुना, शायद इसका तो नहीं, बट तो होता क्या है कि सो इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सो व्हाट आई कॉल कॉग्निटिव लोड होता है, तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उसके बाद अगर मैं कोई काम करूँगा ना, तो आई वुड टेंड टू देन बिकम व्हाट इज कॉल्ड सीकिंग प्लेजर, ओके। मतलब आई वुड ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ लाइक नॉट कंड्यूसिव फॉर मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी में, अगर आप क्रिएटिव हो, जब आप क्रिएटिव काम करते हो, क्रिएटिव, तो आपके कॉग्निटिव मतलब ब्रेन में जो लोड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोला था उसने, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल डिटेल्स, मेरे को सब समझाना पड़ेगा, सो आई एम नॉट गोइंग फुल डिटेल, बट ब्रेन का जो, जब आपका एनर्जी, समझ लो कि एनर्जी पर एनर्जी नहीं होता है, बेसिकली ब्रेन का जो क्षमता, कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही वो क्षीण हो जाती है ना, तो क्रिएटिविटी जब आप करते हो, कोई भी काम क्रिएटिविटी करते हो, तो जब क्रिएटिविटी कर लेते हो, मतलब टास्क खत्म हो जाता है, तो आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ गया है, तो आप फिर फॉल फॉर ऑल द सो कॉल्ड नेगेटिव थिंग्स, दारू वारू जो भी है, राइट।
So all, in fact, suicide also sometimes. So all the negative things come because of the load. और लोड को कैसे खत्म करें? खाली स्वीट खा लो, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आपका क्रिएटिविटी वापस आ जाएगा। एकदम संक्षिप्त में मैं समझाया हुआ ना शॉर्ट में, बट दैट इज वाई यू गो एनी टेम्पल, दैट इज वाई पहले भगवान, बिकॉज भगवान के पास भी क्या करना है, आपको बाकी सब छोड़ देना है। जो उन्होंने प्राइमल बोला था ना, प्राइमल सर्किट्स और फ्रंटल सर्किट, तो जब आप ये चीनी या मधुर कुछ भी खाओगे, मधुर कुछ भी खाओगे, तो आपका जो ये प्राइमल सर्किट है ना, वो शट डाउन हो जाएगा, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट विल, सो भगवान के पास जब जाते हो तो यू वांट दैट आपकी प्राइमल सर्किट्स लो हो। तो आप कभी देखना, अगर प्रसाद खाने के बाद मंदिर में खड़े हो, सो मंदिर में खाली खाना नहीं होता है, स्मेल भी होता है, सब कुछ होता है। उसका इफेक्ट ये हुआ कि आप देखना कि आपको कैसे विचार आते हैं, कभी किस तरफ के विचार आते हैं वो पूरा। और अगर आप जैसे तिरुपति कभी गए हो, तो तिरुपति मंदिर में तो उन्होंने वो जो एक धूप करते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो पेटेंटेड है, मतलब पेटेंटेड इन द सेंस इट इज क्लोज सीक्रेट, दे डोंट शेयर इट विद it will actually give you that elevation feel in your mind, in your brain. So self control is very important for creativity, self control is very important for everything in life. जो भी कुछ भी बने हैं तो सेल्फ कंट्रोल की वजह से बने हैं, और क्रिएटिविटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी टाइम यू डू अ क्रिएटिव टास्क, यू आर इवन क्लासरूम में भी देखना, आप कोई भी क्लास भी बैठे होंगे तो क्लास के बाद लोड बढ़ जाएगा, तो आपको फिर चाय पीते ये करते, यू वांट टू गेट अ स्टिमुलेंट, देयर द स्टिमुलेंट, एक्चुअली चाय से स्टिमुलेंट नहीं मिलता है, चाय में जो शक्कर होती है उससे स्टिमुलेंट आता है। Okay, so that is the thing. Yeah. Thank you, Krishnesh. हाँ, so but I think so the key thing to sort of recognize is कि जो creativity है, जिसे हम सृजन शक्ति बोलते हैं, सृजन शक्ति सेल्फ कंट्रोल इंड्यूस करती है, और उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए। और सृजन, आप जो भी सृजन करते हैं, कला का जो आधार है एक्चुअली उसके मूल में एक संवेदना है दूसरों के प्रति ना, एक एम्पैथी है। एम्पैथी का क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन है एक सात्विक संवेदना दूसरों के प्रति। जब मैं आपके प्रति संवेदना रखूंगा तो फिर कुछ ऐसा करूंगा जो आपको आनंद देगा। तो उसके मूल में एक्चुअली मधुर रस है। तो विष्णु का वास स्थान वैकुंठ है, शिव का वास स्थान कैलाश है। आप जानते हैं गणपति का वास स्थान क्या कहलाता है? इक्षु सागर। इक्षु सागर मतलब मिठास का एक अनंत सागर। तो जो मिठास के अनंत सागर के मध्य में स्थिर रहता है वो कलाधिपति है, और जिसके होने मात्र से उसके चारों ओर मधुरता का सागर स्वतः ही प्रकट हो जाता है, वो कलाधिपति है। हाँ, इसीलिए कलाधिपति। तो संस्कृत में हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो संस्कृत में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, मधुरेण समापेत, दैट एवरीथिंग शुड क्लोज ऑन अ स्वीट नोट। मधुरता से क्लोजर होना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ ऐसा मानना है। आरम्भः मधुरेण स्यात् मध्ये अपि मधुरं तथा अन्ते अपि मधुरं यत्र स सन्धि साधु आरम्भः मधुरेण स्यात् मध्ये अपि मधुरं तथा अन्ते अपि मधुरं यत्र स सन्ति साधु सम्मतः। एक बार आरम्भः मधुरेण स्यात् मध्ये अपि मधुरं तथा अन्ते अपि मधुरं यत्र स सन्ति साधु सम्मतः। Thank you. God bless you. तो मधुरता से ही आरंभ करें, मधुरत्व को ही मध्य में रखें और मधुरता से ही समाप्त करें, ऐसा संतों का मत है। एक्चुअली
मेरा ऐसा मानना है ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, अभी हमने जितने भी पक्ष देखे मधुरता से जुड़े, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस वो माधुर्य के बिना संभव ही नहीं है। और जितना हम मधुरत्व को धारण करेंगे उतना ही हम इवॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, एंड लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, भारतीय मानस का जो सूक्ष्म को हैंडल करने का सामर्थ्य है ना, उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि हम मीठा दबा दबा के खाते हैं। हाँ, लेकिन एक परेशानी है, आपको जैसे एक पहलवान है, एक पहलवान 150 बादाम खाता है, आप खा सकते हैं क्या? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हाँ, तो बात यह है कि अगर आपको इवॉल्व करना है तो आपको स्वयं को मधुरत्व का पात्र बनाना पड़ेगा। मैं 4 किलो मीठा खाता हूँ, लेकिन फिर मैं उसके हिसाब का जीवन भी जीता हूँ, और जब मैं वैसा जीवन जी नहीं रहा होता, मेरे मीठे का कंजम्पशन 1.5 किलो तक आ जाता है। तो ये कैलिब्रेशन हमें करना पड़ेगा। डायबिटीज का संबंध एक्चुअली उस लाइफस्टाइल इम्बैलेंस से है जिसमें इनपुट और आउटपुट बैलेंस नहीं हो रहा। पहलवान जो आउटपुट करता है उसके अनुसार 150 बादाम वो खा पाता है। तो अगर आप कम मधुर रस को ग्रहण करेंगे तो होगा कुछ नहीं, आपके एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। बट एक कॉरोलरी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वतः ही मीठे होते हैं। प्रकृतियों में जो त्रिदोष बोले गए हैं, वात पित्त कफ, कफकारी लोगों में मिठास इनहेरेंट होती है, ऐसा माना गया है। इसीलिए कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं, एंड यू कैन चेक दिस, जिनमें कफ ज्यादा है उनके आसपास चींटियां भी आती हैं। ऐसा लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। हाँ, या हाँ 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 हाँ, इनफैक्ट गणपति के रूप में वो बहुत कफकारी हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये किसी के अच्छे या बुरे होने की बात नहीं है, ये उसके लक्षण की बात है ना। और शुगर इज ऑल्सो अ ग्रेट प्रिजर्वर। फूड में शुगर को प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है ना, क्योंकि उसके होने मात्र से एनीथिंग दैट इज अनडिजायरेबल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स इमर्जेंस। सो इफ यू आर फिल्ड विद स्वीटनेस, देयर इज नो क्वेश्चन कि आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर वो सब आएगा जिससे आपको स्वयं ही नुकसान मिलता है। तो मैं एक गाने से अंत करना चाहूंगा जिसके मूल में एक कहानी है। तो उपेंद्र जी जो बात कही उसका मैं आयुर्वेद का रेफरेंस दूंगा प्लीज। तो आयुर्वेद में 2 शब्द है, एक मधुर और दूसरा स्वादु। अच्छा, तो स्वादु मतलब जो फटफट मीठा लगता है मुंह में, जिसको आज हम डायरेक्ट स्वीट कहेंगे। हाँ। या सिंपल स्वीट कहेंगे। हाँ। और दूसरा जो मधुर है वो उस सारी चीजों के लिए यूज हुआ है जो उसको आज हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद में गाय का दूध है जो मधुर कहा गया है। हाँ। चावल है उसको भी मधुर कहा गया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें उसको मधुर कहा गया है। औषधि बीज को है, यष्टि मधु है, उसको भी मधुर कहा गया है। तो स्वादु और मधुर इसका एक डिफरेंशिएशन मेंशन है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर द मधुर रस. When you digest and convert as a sugar, those are all the actually technically madhur rus means not processed sugar. As per Ayurveda, it is a thing which goes and digests and convert as a energy. That is madhur rus. Natural form में जो sugar है. That is the madhur. हाँ, इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आंवला जो है, आंवला को तो अमृत फल कहा गया है क्योंकि उसमें 6 रस हैं। सो पीपल थिंक दैट इट इज सावर। उसकी पहली अनुभूति खटास की होती है, पर आप थोड़ी देर उसे चबाएं तो उसमें मिठास आने लगती है। और ऐसा बहुत चीजों में होता है। चावल हाँ, तब मधुर रस आता है। हाँ, एब्सोल्युटली। और एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि जो पूरा इंडियन क्यूजिन है उसमें ये प्रसाद या एक ऐसा कुछ ठीक है कुछ टेस्ट करने के लिए, वरना कभी भी स्वीट जो है, मतलब आज जो हमने जो पूरा टेस्ट किया वो कभी बाउल भर के ऐसा नहीं खाया जाता है। तो जो रेसिपीज बनाई जाती है वो हम अगर देखें तो इतना कॉम्प्लेक्स रेसिपीज है, तो उसमें बहुत सारा घी डाला जाएगा मोस्टली जो लड्डू है तो, या फिर उसमें ये बहुत सारा जिसको हम कहे दालों का आटा, जिसको बेसन का आटा डाल दिया या और कुछ, तो वो डाला जाएगा, या गेहूं का आटा डाला जाएगा, तो उससे मिठाइयाँ जो बनाई जाएगी, या दूध है। तो इट्सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस।
तो जो फॉरेन में जो कुछ भी केक होता है वो सारा होता है, उससे जो शुगर रिलीज होती है, तो इंडिया जो इंडियन रेसिपी से जो हमारी उसमें से इतना शुगर इजीली रिलीज नहीं होती है। सबसे पहला तो घी ही है, वो उसको अच्छी तरह से वो कर देता है। तो इन रीडिंग द टर्म ऑफ रिलीज, तो वो एक बहुत अच्छा शास्त्र है। तो आयुर्वेद ने शुगर का यूज किया है, लेकिन सिंपल का भी उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया है। तो इन दैट वे इट इज एंटी एजिंग, रियली इट इज एंटी एजिंग। अगर घी के साथ मिक्स करके उसके लड्डू वो सारा ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, ये सारा कर दिया, तो वो बहुत अलग तरह से बना। हाँ, पूरी लड्डू, मक्खन रोटी। हाँ, एनीथिंग इज गो विद द गुड फैट, इट विल डजंट शूट्स अप इमीडिएटली शुगर, धीरे धीरे। इसलिए हमारा खाना में भी, खाना चावल खाने टाइम में घी डाल, रोटी के ऊपर भी घी डाल। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सॉरी, वो मुझे प्रॉम्प्ट आ रहा है जल्दी जल्दी बंद करने का, पर ये कहानी सुना देता हूँ क्योंकि वो एक गीत से जुड़ी है। और थैंक यू, आपने बताया, क्योंकि वो भी इस कहानी से जुड़ा है। तो सत्यजीत रे के दादाजी उपेंद्र किशोर रे, वो बच्चों की कहानियाँ लिखते थे। उन्होंने एक बहुत मशहूर कहानी लिखी थी गोपी गायन बागा बायन के नाम से। तो उसका प्लॉट बड़ा ज़बरदस्त है। उस पर सत्यजीत रे ने 1969 में एक फिल्म भी बनाई थी, जो उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। तो उसकी कहानी ये है कि उसमें दो पात्र हैं, गोपी और बागा। गोपी बहुत ही बेसुरा है, लेकिन वो फिर भी गाता है, और वो इतना बेसुरा है कि लोगों के कान के ही नहीं, घर के भी पर्दे फट जाते हैं। और बागा उसके पड़ोस के गांव में रहता है, वो ढोल बजाता है। वो जब ढोल बजाता है तो लोगों के घर गिर जाते हैं। तो गोपी को गांव वाले बोलते हैं, तू बहुत अच्छा गाता है, तू एक काम कर, तू राजा के निद्रा कक्ष के बाहर जाके खिड़की पे जाके गाना गा, वो तुझे इनाम देगा। तो गोपी जाता है और जाके गाता है, और राजा सुबह सुबह ऐसा गंदी आवाज सुन के गुस्से में बोलता है, इसको गांव से गधे पे बिठा के गांव से बाहर निकाल दो। बागा के साथ भी ऐसा ही होता है। तो दोनों को गधे पे बिठा के गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोनों अपने राज्य की सीमा पे आके मिलते हैं और दोनों में सहज दोस्ती हो जाती है। तो दोनों बोलते हैं कि अब हम अपना जीवन साथ बिताएंगे। तो रात जंगल में बिताते हैं। तो रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। शेर आता है तो इसका गाना निकलता है, उसका ढोल बजता है, शेर भी भाग जाता है। लेकिन ये सारा खेल होता हुआ उस पेड़ पे बैठा भूतों का राजा देख रहा होता है, और वो बहुत खुश हो जाता है, उसको बड़ा मजा आता है। तो वो इन्हें 3 वरदान देता है। पहला वरदान ये देता है कि एक हाथ गोपी का, एक हाथ बागा का, जब वो ताली बजाएंगे और जो भी भोजन की कल्पना करेंगे वो प्रकट हो जाएगा। एनीथिंग, पिज्जा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए सब आ जाएगा। हाँ, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, जैसा भी। दूसरा, एक जोड़ी जूती की देता है, एक बागा पहनेगा, एक गोपी पहनेगा। जब वो दोनों जूती को टकराएंगे और वो जो जगह सोचेंगे, लंदन, पेरिस, अंटार्कटिका, ये वो जहां सोचेंगे वहां पहुंच जाएंगे। एंड तीसरा, ही ब्लेसेस देम, ही सेज कि तुम्हारी विद्या इतनी सो your skill, your ability to sing and play will increase so much कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। They'll be hypnotized by your singing and instrumental playing। तो फिर वो इन वरदानों के साथ एक राज्य में जाते हैं। शुंडी का राज्य होता है, उसका नाम है शुंडी का राज्य। तो शुंडी के राजा की बेटी से गोपी को प्यार हो जाता है, और उसका एक जुड़वा भाई होता है जो दूसरे राज्य में राज कर रहा होता है, उसकी बेटी से बागा को प्यार हो जाता है। लेकिन वो एक मंत्री ने दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके बैर पैदा कर दिया, और इतना कर दिया कि दोनों राज्य की सेनाएं लड़ाई करने आ जाती हैं। तो दोनों राज्यों की सेनाएं युद्धभूमि में आती हैं और आमने सामने खड़ी हैं, और गोपी और बागा को तो ये लड़ाई चाहिए नहीं। तो उस क्षण में गोपी और बागा वहां आके गाना गाते हैं। तो आज से 2017 में शिल्पा रानडे करके एक एनिमेशन डिजाइनर है, उन्होंने इस पे एक एनिमेशन फिल्म बनाई थी हिंदी में। उसका इस जो मोमेंट है उस पे एक बहुत सुंदर गीत लिखा गया था। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। उस गीत के शुरू के बोल ऐसे हैं कि बस यही अब क्रांति हो, हर जगह अमन शांति हो, कहे गोपी बाघा सुनो भई साधो, शूर वही मन में जिसके बैर न हो। Brave is the one who does not behold animosity for anyone. And then the song starts, and then at some point in time something starts raining from the cloud, and by the virtue of that rain everyone lets go of their animosity and they go back home happily ever after. तो मैं वो गाना सुनाता हूँ आपको मजा आएगा। तो मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने इस गाने को दोबारा से गाया था।
घी में हो पाँचों उंगलियां, उंगलियां पाँचों उंगलियां, घी में हो पाँचों उंगलियां, उंगलियां पाँचों उंगलियां, सबके हो मालपुआ, गोपी बाबा की यही दुआ, सबके हो मालपुआ, गोपी बाबा की यही दुआ, घी में हो पाँचों उंगलियां। बढ़ते कदम थामो रे, इस राह पे हो जानो रे, बदल के अपना वक्त भेस, आ लौट अपने देश। बढ़ते कदम थामो रे, किस राह पे हो जानो रे, बदल के अपना वक्त भेस, आ लौट अपने देश। ऐसा हो गजब जादू लगाना, चल बना लूं, हाथ उठा कर दुआ मांगू, मेघ से बरसे लड्डू, बूंद लड्डू बेसन लड्डू, बूंद लड्डू बेसन लड्डू, बादाम लड्डू, बूरा लड्डू, गुड़ के लड्डू, सूजी लड्डू, गुड़ के लड्डू, सूजी लड्डू, खोवा लड्डू, मावा लड्डू, रवा लड्डू, मेवा लड्डू, नीम के लड्डू, आटा लड्डू, घुंघरा के काटे लड्डू, पूरा के लड्डू, बेबी बेसन लड्डू, मस्तान सूजी गुड़ खाना, टिंडे खाने खाना, लड्डू